Hello and good morning all of you to your session on auditing. Yes, ऑडिटिंग आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऑडिटिंग आपका 50 मार्क्स का पेपर है, पेपर नंबर 12B। आई होप आपने अकाउंट्स बहुत अच्छे से करा होगा। देखो, अकाउंट्स तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ही है अनडाउटेडली, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि 50 मार्क्स का ऑडिटिंग का पेपर भी आपका अकाउंट्स के साथ साथ है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज ऑडिट। सर, शुरू करने से पहले जरा हमें कुछ बेसिक बैकग्राउंड दे दीजिए। व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट क्या होता है, ऑडिट में क्या करते हैं। तो दोस्तों, बैकग्राउंड देने से पहले मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। देखो, मैं टीचर हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एकदम सच सच बात करूंगा आपसे। और आप ऑब्वियसली पढ़ना है, आपको एग्जामिनेशन देना है, आपको हॉल में बैठना है, तो मैं एकदम सच सच बात आपको बताऊंगा। देखो, अल्टीमेटली है एक प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। तो आपके जो रट्टाफिकेशन स्किल्स हैं, रट्टाफिकेशन पावर है, आप कितने रट्टू तोते हो, आप कितनी अच्छी तरह से मगअप कर सकते हो, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को आप कितनी अच्छी तरह से याद कर सकते हो, आपकी वही टेस्टिंग होती है ऑडिट में। अल्टीमेटली इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। अल्टीमेटली इसके अंदर याद करने का ही सारा का सारा गेम है। तो याद करना या रट्टाफिकेशन करना अगर आपके कोर स्पेशलिटीज में या आपको दिक्कत देता है, आप नहीं कर पाते, तो देखो इस पेपर में मार्क्स ऑब्टेन करने थोड़े से डिफिकल्ट हैं। ये तो आपको भी पता ही होगा। ऑडिट मींस रट्टाफिकेशन, ऑडिट मींस आपको थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा। तो मगअप वाली पावर आपको अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप मगअप नहीं करोगे, जब तक आप रट्टा नहीं मारोगे, तब तक आप ऑडिट में सक्सेसफुली एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मैंने अब तक जो भी बातें कही वो सारी की सारी बकवास थी। जी हां। तो सबसे पहली बात, आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले, सब्जेक्ट शुरू करने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले, सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में से निकाल दीजिए जो अभी आपके दिमाग में है। जी हां, मैं देख पा रहा हूं, आपके दिमाग के अंदर एक्सरे में देख पा रहा हूं। बात है, सर ऑडिट इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो उसमें रट्टा 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 मारना होता है, सिर्फ मगिंग अप करनी होती है, और ऑडिट में कुछ भी नहीं है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ऑडिट को समझना बहुत जरूरी है। रट्टाफिकेशन पावर नहीं चाहिए ऑडिट को याद करने में, मगिंग नहीं चाहिए। इट्स अ जनरल नॉलेज थिंग, इट्स अ कॉमन सेंस एंड अ लॉजिकल थिंग। तो अगर आप ऑडिट को समझ जाओगे, आपको रट्टा मारने की 1% भी जरूरत नहीं होगी। मैं आपको लिख के देता हूं, गारंटी करता हूं। कोई याद करने की, इसके प्रोविजंस डिटेल्ड इन डेप्थ याद करने का, ऐसा कोई याद करने का या रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है। इट इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, आई अग्री, बट इट इज नॉट मोनोटोनस, इट इज नॉट मगिंग अप ओरिएंटेड, इट इज नॉट ओनली रट्टा रट्टा रट्टा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली। और मैं 4 साल मैंने बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज का ऑडिट किया है, स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है, वन ऑफ द बिग फोर्स। आपको पता होगा बिग फोर्स क्या होता है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दूंगा, कुछ प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा, जो बातें प्रैक्टिकली होती हैं ऑन ग्राउंड, और आपको वो भी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ सिखाऊंगा। सर क्यों सर, प्रैक्टिकल नॉलेज का हमें क्या जरूरत है? अरे भाई, सीएमए बनने के बाद आपको क्या करना है? व्हाट इज योर कोर स्पेशलिटी? Cost audit. That is one area which is exclusively dominated by the CMA fraternity. तो आपको सीएमए के बनने के बाद कॉस्ट ऑडिट करना है। सिर्फ ये बुकिश ज्ञान लेना ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट ऑडिट को अच्छे से समझना, ऑडिट को अच्छे से समझना, ऑडिट में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं उसे समझना, और तब ऑडिट की प्रिपरेशन करना, ना कि सिर्फ रट्टा मारना। सर आखिरी हफ्ते में ना हम रट्टा मार लेंगे और एग्जाम में चले जाएंगे। ये अप्रोच ऑडिट के लिए बिल्कुल गलत है। ऑडिट के लिए एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए, एक समझने वाली अप्रोच चाहिए। और यकीन मानो, अगर तुमने प्रोविजन समझ लिए ना दोस्तों, याद करने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। मैं क्लास में तुम्हें याद करने के भी टेक्निक्स बताऊंगा, और देखना याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो सर अब एक और चीज बता दीजिए, सर हम पढ़ाई कैसे करेंगे? आपने कोई मॉड्यूल बनाया है क्या? द बेस्ट मटीरियल फॉर प्रिपेयरिंग ऑडिट इज द स्टडी मटीरियल। तो दोस्तों, मैं स्टडी मटेरियल को बेस लूंगा। देखो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है। मैं स्टडी मटेरियल को बेस लूंगा, आप भी स्टडी मटेरियल को बेस लेना, और हम इसी स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे, और हम इसी स्टडी मटेरियल को नोट्स में कन्वर्ट कर देंगे। जी हां, आपकी अलग अलग से नोट्स बनाने की मेहनत खत्म, हम इसी स्टडी मटेरियल को नोट्स में कन्वर्ट कर देंगे। आपको बस क्या चाहिए? आपको अपना स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको एक पेन चाहिए, आपको एक हाइलाइटर चाहिए, और एक पतला सा रजिस्टर चाहिए। कुछ नोट्स लिखवाऊंगा मैं, वो एकदम पतला सा रजिस्टर एक चाहिए आपको, और आपका काम खत्म। हम लोग स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे। यकीन मानो, 50 मार्क्स में से पूरे के पूरे 50 मार्क्स स्टडी मटेरियल से आते हैं।
एक एक लाइन, एक एक शब्द स्टडी मटेरियल में गिवन होता है, वही एग्जाम में आता है। स्टडी मटेरियल के बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। और अगर आपने अकाउंट्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट obtaining good marks in accounts, then undoubtedly audit can be a winning spree for you and you can undoubtedly go for an exemption in this subject. यस, पेपर नंबर 12 में आपकी एग्जामिशन आ सकती है, ग्रुप 2 में आपकी पेपर नंबर 12 में पक्का एग्जामिशन आ सकती है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल से पढ़ो। इतना अच्छा इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल बनाया है, मोर देन सफिशिएंट है। जो भी मुझे एडिशनल लिखवाना होगा वो मैं आपको नोट्स की तरह लिखवा दूंगा और रजिस्टर में हम नोट्स बना लेंगे साथ में। ठीक है सर, बात समझ में आई? तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी नोट नंबर 6। आ जाओ। ऑडिटिंग कंसेप्ट्स, पहला स्टडी नोट। आपका मॉड्यूल का कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 315। तो सर ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? भाई मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, वो वर्ड्स जरा देखना। कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, बिल्कुल लेमैन भाषा में, बिल्कुल नॉर्मल कॉमन सेंस के ये वर्ड्स हैं जो आपको समझ में आएंगे, जो हम रोजमर्रा में यूज करते हैं। वर्ड्स देखना क्या है? एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन, चेकिंग। ये तीनों वर्ड्स ऑडिटिंग से काफी क्लोजली रिलेटेड हैं। तो ऑडिटिंग का क्या मतलब? ऑडिटिंग का मतलब चेक करके आना, किसी भी चीज को चेक करना, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंट्स हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंट्स हो, चाहे वो टैक्स के रिकॉर्ड्स हो, किसी भी चीज को चेक करना इज नथिंग बट ऑडिटिंग। सर ऑडिटिंग की जरूरत कहां से पड़ती है और ऑडिटिंग की शुरुआत कहां से हुई? आओ सबसे पहले पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की शुरुआत कहां से हुई, फिर उसके मीनिंग पे आएंगे। ठीक है, तो मैं हूं पेज नंबर 315, स्टडी नोट नंबर 6 का फर्स्ट पैराग्राफ। In the early days of commerce and business, there was no existence of concept of auditing. तो जो वर्ड्स मैं आपको बताता जा रहा हूं वो वर्ड आपको अंडरलाइन करने हैं। No existence of concept of auditing, ये वर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं। तो इन अर्ली डेज कॉमर्स में कोई ऑडिटिंग नहीं होता था। This was maybe due to the small nature of business and day-to-day personal control of the proprietor. तो पहले के जमाने में क्या होता था? बिजनेस छोटे होते थे। अब बिजनेस छोटे हैं तो ऑडिटिंग की जरूरत कम पड़ती थी, लोगों को ऑडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी। Audit can be traced back in the period 3600 to 3200 BC. Initially, the audit was mainly done that of public accounts only. तो पहले क्या होता था? जो ऑडिट होता था ना वो पब्लिक अकाउंट्स का होता था। पब्लिक अकाउंट से मेरा क्या मतलब है? गवर्नमेंट रिलेटेड अकाउंट्स, जहां पर गवर्नमेंट की कोई बात आती थी, गवर्नमेंट एजेंसी होती थी, उन अकाउंट्स का ऑडिट होता था। फ्रॉम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इट अपीयर्स दैट एंशिएंट इजिप्शियन, ग्रीक्स, रोमन्स वर यूज्ड टू द गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑडिटिंग। तो एंशिएंट एरा में इजिप्शियंस, ग्रीक्स, रोमन गवर्नमेंट अकाउंटिंग करते थे। तो जो गवर्नमेंट के लोग होते थे ना वो ऑडिटिंग करते थे। ऑब्वियस सी बात है भाई, गवर्नमेंट का पैसा पब्लिक का पैसा है, अगर वो पब्लिक का पैसा है तो गवर्नमेंट को उसका ऑडिट कराने की जरूरत पड़ जाएगी, गवर्नमेंट को मैंडेटरी उसका ऑडिट कराना पड़ेगा। इसलिए पहले के जमाने में सिर्फ गवर्नमेंट अकाउंट्स का ऑडिट होता था। अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ लंदन वर ऑडिटेड इन 12th सेंचुरी। दोस्तों 12th सेंचुरी, हम 22nd सेंचुरी में बैठे हैं, 21st सेंचुरी में बैठे हैं, बात हो रही है 12th सेंचुरी की। Later in Shakespeare's Timor of Athens, the steward Flavins makes the remark, if you suspect my husbandry or falsehood, call me before the exactest auditor and set me on the proof. तो ये एक मेलोड्रामेटिक, हमारे इंस्टीट्यूट ने एक मेलोड्रामेटिक एंगल दिया। तो शेक्सपियर के किसी नाटक का रेफरेंस किया जा रहा है। उस नाटक में एक कैरेक्टर ने बोला था कि अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप ऑडिटिंग करवाओ, और मैं ऑडिटिंग फेस करने के लिए तैयार हूं, और मैं निष्पक्ष हूं, मैं बेपाक हूं। तो ठीक है दोस्तों, देखो इंस्टीट्यूट की बुक में कुछ पॉइंट समझाने के लिए कई बार कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें भी लिखी होंगी। मैं आपको बताऊंगा किन किन चीजों को आउट ऑफ बॉक्स आपको काटना है, क्योंकि आपको ये पूरी बुक हाफ कर देनी है, क्योंकि इसको हम नोट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं साइड बाय साइड। ऑब्जेक्टिव याद है ना, इसे नोट्स में कन्वर्ट करना है। नोट्स का मतलब एकदम प्रिसाइज, एकदम ब्रीफ, ताकि आप एग्जामिनेशन में आराम से जाके उन्हें रेफर कर सको। तो मैं आपको बता रहा हूं कहां से लेकर कहां तक कट कर दो। हाँ जी बिल्कुल, पेंसिल से कट कर दो। अरे नहीं भाई, वो मत करना। कई बच्चे पता है कैसे कट करते हैं? ऐसे ऐसे नहीं कट करना, बहुत प्यार से साफ सुथरा ऐसे कट करना है। ठीक है, तो द अकाउंट्स से लेकर इंग्लैंड तक कट कर दो।
द अकाउंट्स से लेकर इंग्लैंड तक कट कर दो। इन 1314 ऑडिटर्स वर ऑफिशियली अपॉइंटेड टू चेक द पब्लिक अकाउंट्स इन इंग्लैंड। ये खत्म कर दो, ये काट दो, हमें इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट रेलिवेंट, देयरफॉर हमने इसको कट कर दिया और हम सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स रखेंगे जो एलिमेंट्स हमें एग्जाम में जरूरी है। ठीक है सर, आगे आ जाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन 1494 Luca Piccioli, a French celebrated mathematician, brought the concept of double entry bookkeeping and auditing in practice। तो 1494 में पहली बार ऑडिटिंग को प्रैक्टिस में लाया गया और डबल अकाउंटिंग सिस्टम, आप डबल अकाउंटिंग सिस्टम करते हो ना, मतलब एक ट्रांजैक्शन का एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, ये करते हो ना, बस वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम लाया गया और ऑडिटिंग का सिस्टम लाया गया। ग्रेजुअली एंड अब आपको अंडरलाइन करना स्टार्ट करना है, ग्रेजुअली एंड स्पेशली आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th century the nature, type and size of business organization changed। The large scale business came into existence। अब देखो दिक्कत क्या, दिक्कत ये भाई अगर छोटा सा बिजनेस हो ना, मैं एक किराने की दुकान चला रहा हूं, मैं एक मिठाई वाला हूं, मैं मिठाई की दुकान चला रहा हूं, मेरी 2-3 दुकानें हैं, आजू बाजू में सारी दुकानें हैं, मुझे ऑडिट की जरूरत ही नहीं, मैं तो खुद ही ऑडिट कर लूंगा, मैं तो खुद ही ध्यान रखूंगा कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की चोरी ना हो, किसी तरह का एम्बेजलमेंट, कैश का एम्बेजलमेंट होता है ना, कैश लेके भाग जाते हैं, वो ना हो, मैं खुद ही ध्यान रख लूंगा। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब बिजनेस का साइज बढ़ने लगा और जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ने लगा वैसे वैसे ऑडिट की जरूरत महसूस होने लगी। क्या कहता है? द लार्ज स्केल बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस कॉजिंग डाइल्यूशन इन द रेगुलर एंड डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर जो ओनर होता है ना, उसका डायरेक्ट कंट्रोल कम होने लगा और बड़े बिजनेस की वजह से, क्योंकि उसका डायरेक्ट कंट्रोल कम होने लगा, this made it necessary to get the transaction made by staff and representatives of owners checked। तो जो स्टाफ ट्रांजैक्शन करता था उनको चेक करने की जरूरत आन पड़ी, उनको उन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने की जरूरत आन पड़ी, क्योंकि प्रोप्राइटर अगर कोई ट्रांजैक्शन करेगा वो तो सच्ची एकदम सच सच लिखेगा, वो कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। गड़बड़ी कौन कर सकता है? जो स्टाफ है, जो प्रोप्राइटर के साथ काम कर रहा है, वो स्टाफ गड़बड़ी कर सकता है। इसलिए जरूरत महसूस हुई कि सर क्यों ना हम ऑडिटिंग करना स्टार्ट करें। This made it necessary to get the transactions made by the staff and representatives of owners checked and verified by an independent person, and this has given rise to the concept of auditing। तो ऑडिटिंग कंसेप्ट का राइज कब हुआ? जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बच्चों वर्ड अंडरलाइन कर लेना, आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद साइज ऑफ बिजनेस बढ़ा, जैसे ही साइज ऑफ बिजनेस बढ़ा वैसे ही ऑडिटिंग की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होने लगी। क्योंकि क्या हुआ? साइज ऑफ बिजनेस बड़े होने से प्रोप्राइटर और ऑपरेशंस में डिस्टेंस आना शुरू हो गया, क्योंकि प्रोप्राइटर तो हाई इंपॉर्टेंस वाली चीजें करता है। अब प्रोप्राइटर कोई रोजमर्रा के ऑपरेशन में थोड़ी इन्वॉल्व होगा। प्रोप्राइटर को क्या मतलब है? प्रोप्राइटर को मतलब है उसका मैनेजमेंट सही से रहे, वो अपना मैनेज करेगा, वो अपने मैनेजमेंट के डिसीजंस लेगा, बट जो एग्जीक्यूशन करेगा वो कौन करेंगे? वो तो लोअर लेवल स्टाफ करेगा। तो अब क्योंकि डिफरेंस आने लगा, प्रोप्राइटर जो ओनर है और जो एग्जीक्यूशन कर रहा है, उन दोनों में जैसे डिफरेंस आने लगा वैसे वैसे ऑडिट की जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी। ठीक है सर। इन 1866, अच्छा सर 1866 की बात है। द इंग्लैंड्स एक्सचेकर, एक्सचेकर कहते हैं गवर्नमेंट ट्रेजरर को, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी मेंटेन करते हैं ना, उन्हें कहते हैं एक्सचेकर। एंड ऑडिट डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब ये कुछ हिस्ट्री भाई हमें बता रहा है इंग्लैंड की, जैसे जैसे ऑडिट को एग्जीक्यूट करा गया। हम इस हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सही, देखो पढ़ना सारा है क्योंकि स्टडी मटेरियल की हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम काटते भी चलेंगे उन चीजों को जिन्हें हमें दोबारा नहीं पढ़ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना। ठीक है, तो अब आपको क्या काटना है? इन 1866 से लेकर ग्लासगो, जो पूरा पैराग्राफ है उसको पूरे को आप कट कर दो। 1866, इन 1866 से लेकर ग्लासगो पूरा पैराग्राफ आप कट कर दो। So in 1866 the England's Exchequer and Audit Department was created by Act of Parliament। पार्लियामेंट का एक्ट हुआ था और वो क्रिएट हुआ था। 1870 में Institute of Accountants in form of society was formed in England। It got a royal charter in 1880 and was turned into the Institute of Chartered Accountants of England and Wales। But before that 1854 with a royal charter the Institute of Accountants and Actuaries in Glasgow। तो ये बाहर की विदेश की हिस्ट्री है भाई। विदेश में अकाउंटिंग के और ऑडिटिंग के इंस्टीट्यूट कैसे बने, हमें इस हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ना है, जनरल नॉलेज है, पढ़ना है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। आओ अब बात करते हैं अपने इंडिया की, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने ऊपर वाला पैराग्राफ को तो काट दिया। अच्छा कैसे काटा बताना बच्चों, कैसे काटा? ऐसे तो नहीं काटा, प्लेन एक लाइन से काटा? हाँ सर, प्लेन एक लाइन से काटा। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं।
इन इंडिया, अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया में ऑडिट कैसे इवॉल्व हुआ, किस किस तरह के इंडिया में ऑडिट होते हैं। भाई हम तो इंडिया में रहते हैं, हमारे ऊपर तो इंडिया के कानून लगते हैं, इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, इंडिया के लॉ लगते हैं। तो हमें जानना जरूरी है कि जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के लीगल सिस्टम में, इंडिया के लॉज में किस तरह ऑडिट का एवोल्यूशन हुआ। आओ पढ़ते हैं। In India, the sophisticated system of accounting and auditing can be found in the reign of Mauryas, Guptas and Mughals too. The first legislation relating to companies in India, that is a Joint Stock Companies Act 1857. 1857 में ना बच्चों पहली बार कंपनीज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तुम अभी कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हो ना, 2013 से पहले था 1956, उससे भी पहले एक्ट था 1857, उससे पहले था 1913। ठीक है, तो अलग अलग ईयर में ये एक्ट बने थे। तो 1857 का जो एक्ट था उसके अंदर प्रोविजन डाला गया था एनुअल ऑडिट का, बट ऑप्शनल था। फिर क्या हुआ लेटर, द कंपनीज एक्ट 1913, जरा हाईलाइट करना, कंपनीज एक्ट 1913 ने कंपलसरी पहली बार किया था ऑडिट को। फिर 1956 में क्या हुआ, 1956 में the act and the subsequent amendments not only made the audit compulsory but sought to ensure that only independent professionals with requisite qualifications are appointed as statutory auditors of the company। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम किसी कंपनी के लिए जो ऑडिट होता है वो होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर सेक्शन 1956। कंपनी पूरे साल अपने अकाउंट्स बनाती है, डेबिट एंट्री, ट्रांजैक्शन एंट्री करती है, साल के एंड में उसे एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को, देखो भाई मेरा ऑडिट मैं खुद नहीं कर सकता। सर आप अपना ऑडिट खुद क्यों नहीं कर सकते, मैं खुद ही चेक कर लूं तो क्या हर्जा है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सपोज मैं तुमको एक टेस्ट देता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं आप अपना टेस्ट लो, मैं आपको चैप्टर बताता हूं, ऑडिटिंग कंसेप्ट का आपका टेस्ट है, सपोज हमने चैप्टर पूरा कर लिया, मैं आपको टेस्ट देता हूं, हाँ सर। टेस्ट देने के बाद मैं आपसे कहता हूं जरा अपना टेस्ट खुद ही चेक कर लो, तो बताना आपके कितने मार्क्स आएंगे। अगर 20 मार्क्स का टेस्ट है तो आपके कितने मार्क्स आएंगे। सर बेयर मिनिमम 20 तो आएंगे। हो सकता है हम अपने आप को इतना अच्छा बढ़िया हमने पेपर किया हो कि हम 20 से ज्यादा मार्क्स भी दे दें, 25 मार्क्स भी दे दें, ऐसा भी हो सकता है। सही बात है ना। तो बच्चों अगर आप अपना पेपर खुद चेक करोगे तो आप अपनी गलती कभी भी नहीं निकाल सकते। पता है इस थ्रेट का क्या नाम होता है, इस थ्रेट का नाम होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जब भी हम अपने आप का रिव्यू करते हैं, अपने काम का रिव्यू करते हैं जो हमने किया होता है, हम गलती नहीं पकड़ पाते, हमें सब चीज ठीक 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 लगती है। जब थर्ड पार्टी आता है और वो हमारे काम को चेक करता है तब जाके हमें पता लगता है कि हमारे काम में क्या गलती है। इसलिए ऑडिट को एक थर्ड पार्टी से कराना बहुत बहुत जरूरी है। स्टैट्यूटरी ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्या सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट और कोई नहीं कर सकता? हाँ भाई हाँ, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सर ये तो मोनोपोली वाली बात हो गई। हाँ भाई हाँ, एक अधिकार है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, स्टैट्यूटरी ऑडिट सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही कर सकते हैं, उनको एक एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है। डेफिनेटली ये एकाधिकार है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। सर ऐसा एकाधिकार हमें भी चाहिए, हमें भी सीएम में है ना, हमें भी ऐसा एकाधिकार चाहिए। हाँ बच्चों, आपको भी ऐसा एकाधिकार मिला हुआ है कॉस्ट ऑडिट के जरिए। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं वैसे ही सीएमए के स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑडिट करते हैं। कॉस्ट ऑडिट करने का एकाधिकार, मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? आपके पास, यानी सीएमएस के पास। तो जल्दी से अपना एग्जाम क्लियर करो, मोनोपोली लो और अपना ऑडिट करना स्टार्ट करो। ठीक है सर, तो आओ वापस चलते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट है भाई, स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपनीज एक्ट 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 1965 में एक्ट को अमेंड किया गया और कॉस्ट ऑडिट भी इंट्रोड्यूस कर लिया गया। तो देखो अब आपको इसमें अंडरलाइन क्या करना है, इस पैराग्राफ में अंडरलाइन करो कंपनीज एक्ट 1956 और उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन से वाले ईयर में होगा? 1956 वाले ईयर में कहा गया था स्टैट्यूटरी ऑडिट होना जरूरी है। 1965 में क्या किया गया? 1965 में जो आपका एक अधिकार है, जो सीएमएस का सोल राइट है, जो कि है कॉस्ट ऑडिट, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इनकम टैक्स एक्ट बना 1961 में। अंडरलाइन करो जरा, आपको दिख रहा होगा 1961 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टैक्स ऑडिट की प्रोविजन को लाया गया। 1984 में सेल्स टैक्स, वैट, ट्रस्ट एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब में ऑडिट लाया गया। तो सेल्स टैक्स का ऑडिट अलग होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट अलग होता है, अलग अलग स्टैट्यूट में, अलग अलग लेजिस्लेशन में अलग अलग ऑडिट को लाया गया। ठीक है। फिर
स्पेशल वैल्यूएशन ऑडिट अंडर सेक्शन 14A, अंडरलाइन करना जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे कहते हैं स्पेशल वैल्यूएशन सेक्शन ऑडिट अंडर सेक्शन 14A एंड अंडर सेक्शन 14AA ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। यहां पर भी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। फिर ऑडिट बाय ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जरा अंडरलाइन करो बोल्ड में और हाईलाइट करो हाइलाइटर से, CAG। हम डिटेल में पढ़ेंगे CAG क्या होता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे CAG जो ऑडिट करता है उसका क्या रेलेवेंस है। अच्छा, अब मेरी तुमसे एक क्वेरी है, हमने 5-6 तरह के ऑडिट का नाम पढ़ा, जिस जिस एक्ट में वो ऑडिट है हमने उसका नाम पढ़ा, क्या कुछ तुम्हें मिसिंग लग रहा है इनडायरेक्ट टैक्स के पर्सपेक्टिव से? सोचो सोचो, कोई ऐसा एक्ट जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, रिसेंटली मतलब पिछले 1 साल में या पिछले 2 साल में इंट्रोड्यूस हुआ है और वो एक्ट का ऑडिट भी होता है? सोचो सोचो, तुमने पढ़ा हुआ है बिल्कुल IDT में, GST, हाँ जी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो आपका एक्ट है उसके अंदर भी ऑडिट रिक्वायर्ड है। तो जरा जहां पर नीचे मार्जिन छूटा हुआ है, मार्जिन है, मार्जिन के अंदर जरा लिखो, बिल्कुल लिखो, मार्जिन है नीचे, GST ऑडिट हाइफन सेक्शन 35 विद इन ब्रैकेट्स 5, सेक्शन 35 विद इन ब्रैकेट्स 5 ऑफ द CGST oblique SGST एक्ट, ऑफ द CGST oblique SGST एक्ट। तो भाई ये सारे वो एक्ट हैं जिसके अंदर ऑडिट होने का रिक्वायरमेंट लिखा गया है, जिसके अंदर ऑडिट करवाना कंपलसरी है, जिसके अंदर ऑडिट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। सर एक बात नहीं समझ में आ रही, सर ये ऑडिट गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करती है या कोई खुद भी करता है? बच्चों खुद भी करते हैं, खुद भी लोग ऑडिट करवाते हैं जिनको गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब नहीं करती, हो सकता है वो वॉलंटरली अपना ऑडिट करवा लें, लेकिन कोई भी इतना शरीफ नहीं होता कि जब गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ना हो, लॉ की रिक्वायरमेंट ना हो, तो वो अपना ऑडिट कराए अपनी मर्जी से और रिपोर्ट सबमिट करे। कोई इतना शरीफ नहीं होता, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। तो सपोज आज के टाइम में तुम जाओगे किसी कंपनी में और कंपनी से बोलोगे, सुनो कंपनी हम CM में हैं, मैं CM में हूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं, फाइनल क्लियर किया है मैंने, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, लो मैं तुम्हारा ऑडिट करना चाहता हूं। पता है वो तुम्हें क्या कहेंगे? CM में होगे अपने घर में, दरवाजा खुला है, यहां से तुम चले जाओ, हमें नहीं जरूरत कोई ऑडिट कराने की, हमें नहीं ऑडिट की जरूरत, हम अपना बिजनेस अच्छे से कर रहे हैं, हमें हमारे बिजनेस में हमें पता है क्या चल रहा है, कोई घपला नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई एरर नहीं है, हम तुमसे ऑडिट नहीं कराना चाहते। और वहीं अगर अब तुम उनसे बोलो, अरे कंपनी सुनो, कंपनीज एक्ट का ना ये प्रोविजन है, जरा प्रोविजन पढ़ो, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारी कंपनी को कॉस्ट ऑडिट कराना मैंडेटरी है, जरूरी है, अगर तुमने नहीं करवाया तो 3 चीजें होंगी। 3 चीजें क्या? पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन एंड लॉकआउट। लॉकआउट मतलब आपके ऑफिस को बंद कर दिया जाएगा, ताला लगा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बस अब आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। तीनों तरह की प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं अगर आपने ऑडिट नहीं करवाया। अब बताओ बच्चों, क्या कोई बिजनेसमैन होगा जो ऑडिट ना करवाए? नहीं सर, अब कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जो ऑडिट ना करवाए, अब बिजनेसमैन ऑडिट करवाएगा। तो जनरली प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ये होता है, ऑडिट विदाउट अ लीगल बैकिंग, अगर ऑडिट की लीगल बैकिंग ना हो तो वो वीक ऑडिट कहलाता है। अगर ऑडिट के पास लीगल बैकिंग हो, मतलब कोई लॉ कह रहा हो कि ये ऑडिट होना चाहिए, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑडिट कहलाता है और कोई बिजनेसमैन उस ऑडिट को इवेड नहीं कर पाता। जबकि अगर बिना लीगल बैकिंग के कोई ऑडिट होगा तो आराम से बिजनेसमैन उसे इवेड करेंगे, उसे कैजुअली लेंगे, उसे सीरियसली नहीं लेंगे। समझ में आया? अब समझ में आया कि पर्टिकुलर एक्ट में ही ऑडिट के प्रोविजन क्यों डाले होते हैं, कंपनीज एक्ट में ही क्यों डाला हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट में ही क्यों डाला हुआ है, सेल्स टैक्स एक्ट में ही क्यों डाला हुआ है। ये रीजन है कि इन एक्ट्स में ऑडिट के प्रावधान डाले हुए हैं जहां गवर्नमेंट को लगता है कि ऑडिट होना जरूरी है, अदरवाइज गवर्नमेंट को भी पता है कोई बिजनेसमैन ऑडिट नहीं करवाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल इवेंट्स, globalization, liberalization, privatization have influenced auditing in great extent in the course of development of auditing and caused considerable changes and improvements in the techniques, principles, standards, reporting, professional ethics and responsibilities of the auditor। तो आपको पता है LPG का प्रोविजन आया था ईयर 1990 में,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का एरा आया था, उस एरा में, उस समय में बहुत ज्यादा ऑडिटिंग पे एम्फेसिस बढ़ने लगा और बहुत ज्यादा ऑडिटिंग पॉपुलर होने लगा प्राइवेट कंपनीज का। तो एलपीजी की वजह से ऑडिटिंग का कंसेप्ट काफी इवॉल्व हुआ है। बस ये वाली लाइन में ये चीज लिखी है, काट दो लाइन। हाँ भाई, ये लाइन हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। अ नंबर से लेकर ऑडिटर तक पूरा का पूरा पैराग्राफ काट दो, नहीं रिक्वायर्ड है, पढ़ लिया हमने, समझ लिया। अब आ जाओ डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट की डेफिनेशन क्या होती है भाई? लूज टर्म्स में तो मैंने आपको बता दिया है। लूज टर्म्स में ऑडिट का मतलब एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन, और ये थर्ड वर्ड पढ़ के बताना जरा, ऐसे काटा क्यों था? अगर पढ़ा नहीं जा रहा तो थर्ड वर्ड लिखा था चेकिंग, एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन, चेकिंग। तो अब देखना, मैं इसके साथ जो जो वर्ड ऐड करता जाऊंगा उस तरह का ऑडिट बनता जाएगा। तो ये है ऑडिट। अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूं फाइनेंशियल बुक्स, फाइनेंशियल बुक्स के रिस्पेक्ट में अगर ये मैं वर्ड्स बोलूं तो ये बन जाएगा फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट। अगर मैं कॉस्ट बुक्स के रिस्पेक्ट में ये वाले वर्ड्स ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा कॉस्ट ऑडिट। अगर मैं इनकम टैक्स के कुछ प्रावधान, जो प्रोविजंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इस ऑडिट को बोलूं आपको कि आपको एक्ट का ऑडिट करना है, उसके प्रोविजंस का ऑडिट करना है, तो ये ऑडिट क्या बन जाएगा? टैक्स ऑडिट। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या ऑडिट है, आप क्या एग्जामिनेशन करना चाहते हो, आपके ऑडिट के नाम चेंज हो जाते हैं। सो फाइनेंशियल बुक्स का ऑडिट करोगे तो क्या होगा? फाइनेंशियल ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट करोगे तो क्या बोला जाएगा? कॉस्ट ऑडिट। और अगर इनकम टैक्स की बुक्स का ऑडिट करोगे तो क्या कहला जाएगा? टैक्स ऑडिट। आओ डेफिनेशन पढ़ते हैं। बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले, द टर्म ऑडिट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडायर। ऑडायर एक लैटिन वर्ड था जिसका मतलब होता था टू लिसन, टू हियर। तो ऑडिटर का पहले जमाने में क्या काम होता था कि वो सुने क्या बातें चल रही हैं और क्या क्या ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस ने किया है, और अपनी रिपोर्ट बना के दे जो उसने सुना है उसके बेसिस पे। तो पहले के जमाने में ये वर्ड यूज किया जाता था, ऑडायर। इन दोज एंशिएंट डेज द पर्सन अपॉइंटेड टू चेक द अकाउंट्स यूज्ड टू हियर द एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल पर्संस, एंड दैट्स व्हाई द पर्सन हु हर्ड द एक्सप्लेनेशन वाज कॉल्ड द ऑडिटर। तो आपने वर्ड सुना है ऑडियो, ऑडियो वर्ड से वर्ड डिराइव हुआ है ऑडिटर। तो ऑडिटर का पहले काम होता था सुनना, लेकिन अब नहीं, ना अब मित्रों ऐसी बात नहीं है। अब तो आपको ऑडिट करते हुए सिर्फ सुनना नहीं है, चेकिंग भी करनी है। अरे अपनी आंखों से देखना भी है कि क्या वाउचर्स, क्या इनवॉइसेस, क्या ट्रांजैक्शंस एक्चुअली में हुए हैं। बैंक अकाउंट को खोल के देखना है, सब चीजें खुद देखनी है। अब वो ऑडायर वाला सिस्टम नहीं रहा। तो ये तो बस नॉलेज के लिए, आपकी डेफिनेशन के लिए है। वर्ड को अंडरलाइन कर लो ताकि आपको याद रहे, ऑडायर। अब हम सीधा चलते हैं डेफिनेशंस पे। 7 डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है। 7 डेफिनेशंस पे जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट डेफिनेशन है वो है डेफिनेशन नंबर 6 और डेफिनेशन नंबर 7। तो डेफिनेशन नंबर 1 से लेकर 5th डेफिनेशन को काट दो, हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम तो बस 2 डेफिनेशन अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। वो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन विच इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पॉइंट नंबर 6। मैं हूं पेज नंबर 316 पे। ICAI डिफाइंस ऑडिट एज अ सिस्टमैटिक। अब देखो, एक एक शब्द, जब लॉ में कोई चीज लिखी होती है ना दोस्तों, एक एक शब्द का महत्व होता है, एक एक शब्द का इंप्लीकेशन होता है। हम जितने भी शब्द यूज करेंगे इस डेफिनेशन में, सब शब्दों का मैं आपको अलग अलग मीनिंग समझाऊंगा, ठीक है। तो एक एक शब्द हम ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, किन चीजों का एग्जामिनेशन होगा? डेटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंसेज, financial or otherwise, of an enterprise for the stated purpose. In any auditing situation, the auditor perceives, recognizes the proposition before him for examination, collects evidence, evaluates the same, on the basis formulates his judgment, which is communicated through his audit report. सर कुछ नहीं समझ में आया, आप इतनी जल्दी पढ़ गए ना, हमें कुछ भी नहीं समझ में आया। चलो अब आराम आराम से पढ़ते हैं, और जिन वर्ड्स को मैं बोलूं उन वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। देखो, हमें एग्जाम में कुछ कॉमन वर्ड्स जो हर जगह यूज होते हैं और जिन वर्ड्स से एग्जामिनर हमें मार्क्स देगा वो वर्ड्स हमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो वर्ड्स मैं आपको अंडरलाइन करते हुए चलूंगा जैसे जैसे हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ICAI डिफाइंस ऑडिटिंग एज, वर्ड अंडरलाइन करो, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। 2 वर्ड्स अंडरलाइन करो, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन
of data, statements, records, operation performances of an enterprise for a stated purpose. In any auditing situation, auditor perceives and recognizes the proportion before him for, अब अंडरलाइन करो, एग्जामिनेशन, तो ऑडिटर को सबसे पहली चीज क्या ऑडिटर को करनी है, एग्जामिनेशन, कॉमा, कलेक्ट एविडेंस, एविडेंस कलेक्ट करना है, नंबर 3 इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट को अंडरलाइन करो, और आगे लिखा है फॉर्म्युलेट हिज जजमेंट। तो भाई देखो 3 काम जो आपको करने हैं वो कौन से करने हैं, एग्जामिनेशन, कलेक्ट्स एविडेंस, इवैल्यूएट द एविडेंस एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट करे, फॉर्म्युलेट करे अपना जजमेंट और रिपोर्टिंग करे। ठीक, एक बार फिर मेरे पीछे रिपीट करो भाई, याद हो जाने चाहिए 4 वर्ड्स ये डेफिनेशन के, एग्जामिनेशन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इवैल्यूएशन एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स या फॉर्मुलेट्स हिज जजमेंट, फॉर्मुलेट्स हिज ओपिनियन। तो ये 4 एस्पेक्ट हैं जो किसी भी ऑडिटर को करने चाहिए। और एक बड़ा खास शब्द लिखा है, जिस खास शब्द को हम अभी थोड़ी देर में एनालाइज करेंगे, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन बहुत खास वर्ड है जिसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सर इस इंडिपेंडेंस वर्ड में क्या खासियत है वो हम देखेंगे। ठीक है, आगे चलो, द मीनिंग ऑफ ऑडिट। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ SA, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग होते हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने रिलीज करे हैं। 7th डेफिनेशन पे हूं मैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 200 ने ऑडिट की डेफिनेशन को क्या बताया है, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। और ये सर कॉमन चीज ऊपर भी जो नॉर्मल ऑडिट की डेफिनेशन थी सेम चीज लिखी थी, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर नीचे भी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन लिखा है, जरूर इस इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का बहुत महत्व है, तभी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन वर्ड को रिपीट किया गया है। हाँ दोस्तों, इस वर्ड का बहुत महत्व है, इसको अंडरलाइन करना, हम अभी इसका महत्व समझेंगे। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such examination is conducted with a view to expressing an opinion। तो अपना व्यू एक्सप्रेस करने के लिए, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए आपको जब भी एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना पड़ता है किसी भी एंटिटी का, उसे हम कहते हैं ऑडिट। ठीक है, तो अच्छा तुम्हें कुछ पता लग रहा है डेफिनेशन पढ़ के? ऑडिट का आखिरी चरण, ऑब्जेक्टिव क्या है? दोनों डेफिनेशन में आखिरी बात सेम है, चेक करो। सर पहली डेफिनेशन में आखिरी बात थी फॉर्म्युलेट्स हिज जजमेंट, और दूसरी डेफिनेशन में आखिरी बात है एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन। कॉमन चीज मिली, कॉमन चीज मिली। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट करने का? अल्टीमेट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपना व्यू, अपना मत, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। और ऑब्वियसली आप अपना ओपिनियन तब तक नहीं एक्सप्रेस कर सकते जब तक आप एग्जामिनेशन ना करो, वेरिफिकेशन ना करो, एविडेंस कलेक्ट ना करो और उन एविडेंस को इवैल्यूएट ना करो। तो सपोज मैं आपको किसी रेस्टोरेंट में लेके गया, नया नया रेस्टोरेंट खुला है, उस रेस्टोरेंट में मैं आपको बोलता हूं भाई मुझे उस रेस्टोरेंट के बारे में ओपिनियन दो, तो क्या आप घर पे बैठ के ओपिनियन दे पाओगे? नहीं सर। क्या करना पड़ेगा रेस्टोरेंट पे ओपिनियन देने के लिए? सर रेस्टोरेंट में ओपिनियन देने के लिए आपको रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, खाना ऑर्डर करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, एम्बियंस जो एनवायरनमेंट है उस रेस्टोरेंट का वो देखना पड़ेगा, सर्विस वो लोग कैसी देते हैं वो देखना पड़ेगा, प्राइसिंग कैसी है वो देखना पड़ेगा, टेस्ट फूड का अच्छा होता है नहीं होता, प्रेजेंटेशन फूड की अच्छी होती है नहीं होती, स्मेल फूड की अच्छी होती है नहीं होती, सारी चीजों को इवैल्यूएट करके एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, और एविडेंस के बेसिस पे आप किसी को बोलोगे कि हाँ ये वाला रेस्टोरेंट अच्छा है या ये वाला रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है। सिमिलरली आपको कोई मूवी देखने जाना है, आपको मूवी का रिव्यू देना है, आपके दोस्त आपसे पूछ रहे हैं भाई बताओ ये जो मूवी आई है ये अच्छी है या नहीं, क्या करोगे? क्या घर बैठे बैठे अपना ओपिनियन दे दोगे? नहीं सर। क्या करना पड़ेगा? हॉल में जाना पड़ेगा, टिकट खरीदनी पड़ेगी, मूवी देखनी पड़ेगी, पूरी मूवी को एनालाइज करना पड़ेगा, सबकी एक्टिंग का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली फिर क्या करना पड़ेगा? ओपिनियन को फॉर्म करके ओपिनियन को देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है? ओपिनियन देना है दोस्तों। अगर हमें अल्टीमेटली ओपिनियन देना है तो ओपिनियन देने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? ओपिनियन देने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, हमें एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, जो भी डेटा हमें मिले एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? व्यू देना कि भाई ये चीज ठीक है या ये चीज गलत है। सेम है, ऑडिट इज एब्सोल्युटली सिमिलर टू एनी एग्जामिनेशन विच वी डू इन आवर डेली लाइफ। सो मीनिंग ऑफ ऑडिट, अब देखो मीनिंग ऑफ ऑडिट में ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग आते हैं।
तो देखना पॉइंट नंबर 1, एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले एक वर्ड अंडरलाइन करो, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे जो बेसिक चीज है ना किसी भी ऑडिट की, वो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन करना। ऑब्वियसली भाई हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन करना है, और एग्जामिनेशन करना ऑडिट का सबसे पहला चरण, सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है सर। देन इट इज डन बाय एन इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन। तो ये कौन करेगा? ये वाला एग्जामिनेशन एक इंडिपेंडेंट पर्सन करेगा और क्वालिफाइड पर्सन करेगा। दोस्तों फिर वर्ड आपको टकराया, कौन सा वर्ड टकराया आपसे? इंडिपेंडेंट। सर पता नहीं, इंडिपेंडेंस डे आता है 15 अगस्त को, हमारे हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त को, यहां बार बार सेम वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। बच्चों अभी हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अपने मस्तिष्क में ऑडिट की डेफिनेशन में ये वाला वर्ड ऐड कर लो। वर्ड का क्या नाम है? वर्ड का नाम है इंडिपेंडेंट। ये वर्ड ऐड कर लो। ठीक है सर, आप मतलब तो बता नहीं रहे, अभी बताएंगे हम, अभी थोड़ी सी देर में इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब बताएंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट प्लस क्वालिफाइड। भाई क्वालिफाइड भी होना चाहिए ऑब्वियसली, आप किसी लेमैन को लाके तो अपने अकाउंट्स दे नहीं सकते, आपको तो ऐसे बंदे को अकाउंट्स देने पड़ेंगे जिसको इंडियस की नॉलेज हो, जिसे इनकम टैक्स की नॉलेज हो, जिसे पीएफ एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, जितने भी एक्ट होते हैं उन सब की नॉलेज हो। अदरवाइज आप कैसे अपने एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको ओपिनियन दे देगा? तो भाई जिस आदमी का टेस्ट अच्छा नहीं है, सपोज वो आदमी का खाने का टेस्ट आपसे मैच नहीं करता, और आप कहते हो वो आदमी जो रिकमेंड करता है ना वो चीज अच्छी नहीं होती। तो कई लोगों के अपने अपने टेस्ट होते हैं, कई लोगों के टेस्ट बहुत अजीब होते हैं, कई लोग अजीब तरह से कपड़े पहनते हैं। तो जो लोगों के पास टेस्ट ही नहीं है, क्या आप उनको बोलोगे रिव्यू देने के लिए किसी चीज का? नहीं। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्वालिफिकेशन, आपका ऑडिटर क्वालिफाइड होना चाहिए। अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, तो आप ऑडिट करने का उसे अनुमति दोगे। अदरवाइज क्यों अनुमति दूंगा मैं? मुझे पहले एक नॉलेजेबल बंदा चाहिए, इंटेलिजेंट बंदा चाहिए। सो इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। इट इज डन विद हेल्प ऑफ, अंडरलाइन करना जरा, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन। चार चीजें का आपको ध्यान रखना है जब आप ऑडिट कर रहे हो। कौन सी चार चीजें? वाउचर, डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन। तीन चारों वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, बॉक्स में डाल लो, हाईलाइट कर लो। आगे, ऑडिटर सेटिस्फाइज हिमसेल्फ विद ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। पीरियड स्पेसिफिक होता है ऑडिट, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑडिट कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई अनलिमिटेड पीरियड के लिए हम ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट हमेशा लिमिटेड होता है किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए। जैसे एक फाइनेंशियल ईयर, बताना हिंदुस्तान में फाइनेंशियल ईयर कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का होता है? सर 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक होता है। कई देशों में फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का। कई देशों में फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जून से लेके अगले साल के 30 मई तक का। जी हाँ, ऐसा भी होता है। कई वर्ल्ड के बिजनेसेस ऐसे हैं, कई वर्ल्ड की इकोनॉमीज ऐसी हैं जो कहती हैं 1 जून से हमारा ईयर स्टार्ट होगा और अगले साल के लास्ट डे होगा 31 मई। जी हाँ, तो अलग अलग देशों का फाइनेंशियल ईयर अलग अलग होता है। तो टिपिकली ऑडिट कितने पीरियड का होता है? 1 ईयर का होता है। 1 ईयर डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल ईयर विच इज देयर इन योर कंट्री। जिस भी तुम कंट्री में रहते हो ना, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है और तुम्हारा पर्टिकुलर पीरियड चेंज हो जाएगा ऑडिट वाला। ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट, अब ऑडिटर्स को क्या रिपोर्ट करना है? द बैलेंस शीट एग्जिबिट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ओहो सर, अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि ऑडिटर को क्या देना है? व्यू देना है। ऑडिटर को ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, ऑडिटर को अपना परामर्श देना है, अपना सुझाव देना है, ऑडिटर को व्यू देना है। अब उन्होंने 2 चीजें और ऐड कर दी। पता है व्यू कैसा होना चाहिए? ट्रू, ट्रू मतलब सच्चा, और फेयर, फेयर मतलब बिल्कुल ठीक। ट्रू मतलब सच्चा, फेयर मतलब ठीक। अभी तो मैंने आपको बिल्कुल लेमैन टर्म्स में इन 2 शब्दों को समझाया है। थोड़ी सी देर दो, हम डिटेल में इन 2 शब्दों को समझेंगे, ट्रू एंड फेयर वर्ड के क्या मायने हैं। ठीक है, जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे। एक पूरा टॉपिक है हमारे पास जिसमें हम सिर्फ चर्चा करेंगे सर ये ट्रू एंड फेयर का क्या मतलब होता है। बहरहाल आप समझ लो आपको व्यू कैसा देना है। आपको व्यू देना है ट्रू एंड फेयर व्यू। पीएनएल अकाउंट पे भी, बैलेंस शीट में भी आपको कैसा व्यू देना है? ट्रू एंड फेयर व्यू। जरा जहां पर 2 जगह ट्रू एंड फेयर व्यू लिखा है ना, वहां पर एक एस्ट्रिक्स लगाओ, स्टार लगाओ। हाँ, स्टार लगाओ, और नीचे मार्जिन पे आके स्टार को डिफाइन करो। द ऑब्जेक्टिव लिखो, स्टार के आगे लिखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑडिट इज टू एक्सप्रेस अ ट्रू एंड फेयर व्यू। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑडिट इज टू एक्सप्रेस अ ट्रू एंड फेयर व्यू।
तो भाई ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू होता है आपको सच्चा और ठीक व्यू देना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है व्यू देना है, सिर्फ व्यू नहीं देना। व्यू कैसा होना चाहिए? ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। दो वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, ऐसा व्यू होना चाहिए। ठीक है सर। द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन कंफर्मिटी विद द कंसर्न लॉ। लॉ जैसा कहता है वैसे अकाउंट्स प्रिपेयर होने चाहिए। जरा बताना, इंडिया में कौन सा लॉ अकाउंट्स प्रिपेयर करने की बात करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनीज एक्ट। जी हाँ, कंपनीज एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि अकाउंट्स किस तरह प्रिपेयर होने चाहिए। तो अरे वो रूल याद है तुम्हें? हम अकाउंटेंसी में सर वो रूल करते थे सर, क्या होता था वो? डेबिट व्हाट कम्स, सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। याद आया रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये जो रूल्स हैं ये हमको कौन प्रिस्क्राइब करता है? लॉ प्रिस्क्राइब करता है। और हमें ये इंश्योर करना है एज एन ऑडिटर कि जो लॉ ने रूल्स प्रिस्क्राइब करे हैं हम उनके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स ऑडिट करें। मैनेजमेंट ने उसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स बनाए हों, हमें ये चीज इंश्योर करनी है। If he is not satisfied, then reports in what respect he is not satisfied. अगर आप satisfied नहीं हो कि कुछ गड़बड़ करी है अकाउंट्स में, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा आपकी क्या दिक्कत है। तो भाई आपकी दिक्कत ये हो सकती है, भाई हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ा था, याद है दोस्तों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री वाला पढ़ा था। लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज मेथड होते हैं 3 अकाउंटिंग के। अब जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लीफो मेथड को यूज करने से मना करते हैं। लीफो मेथड्स इज अ वेरी वेरी लेस पॉपुलर मेथड। अगर कंपनी ने लीफो मेथड ही यूज करा है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने ऑडिट में। आपको बोलना पड़ेगा द कंपनी हैज यूज्ड LIFO method of inventory valuation which according to us might not reflect the true picture of the cost of production। आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अगर अपना कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। अपनी नॉन सेटिस्फैक्शन को रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी चीज से तो। ठीक है सर। देन एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के फीचर्स क्या होते हैं? नंबर 1, इवैल्यूएशन ऑफ रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस। तो सबसे पहले तो आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आपने जो एविडेंस इकट्ठा करे हैं वो कितने रेलेवेंट हैं, कितने रिलायबल हैं, कितने एडिक्वेट हैं। 3 चीजें होनी चाहिए एविडेंस के लिए। एविडेंस में क्या 3 चीजें होनी चाहिए? अंडरलाइन करो दोस्तों, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी। 3 चीजें होनी चाहिए हमारे एविडेंस में। फिर एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव। आपने एनालाइज किया हो, क्रिटिकली एनालाइज किया हो और इन्वेस्टिगेट किया हो ऑडिट करते हुए। आपको ये ऑडिट में ध्यान रखना पड़ेगा। भाई ऑडिट करते हुए आपको अपने कान, आंख, दिमाग, सारी इंद्रियां खुली रखनी पड़ती हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं सारी चीजें। क्योंकि फ्रॉड जितनी कंपनी में होते हैं, एरर जितनी कंपनी में होते हैं, वो सारे के सारे फ्रॉड आसपास ही होते हैं और लोगों ने पकड़ नहीं पाते। तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं एरर या फ्रॉड का जो अभी रिसेंटली हुआ है। सत्यम, आपने सुना है क्या नाम? सत्यम का फ्रॉड। हाँ सर, हमने सत्यम का फ्रॉड सुना है। इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फ्रॉड्स व्हिच हैव अकर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज सत्यम फ्रॉड। सत्यम फ्रॉड में क्या हो रहा था? फिक्स एसेट थे 10 करोड़ के और बैलेंस शीट में नजर आ रहे थे 10,000 करोड़ के। सेल्स थी 2 करोड़ की, बैलेंस शीट में नजर आ रही थी 200 करोड़ की। प्रॉफिट था 50 लाख का, बैलेंस शीट में नजर आ रहा था 5 करोड़ का। इतना मैग्नीट्यूड का लॉस, इतना बड़े मैग्नीट्यूड का फ्रॉड हो रहा था सत्यम में। जैसे ही सत्यम में फ्रॉड हुआ वैसे ही ऑडिटर्स को पूछा गया, तुम क्या कर रहे थे? पकड़ा कैसे गया सर ये फ्रॉड? सुनना जरा, पकड़ा ऐसे गया, बैंक अकाउंट में नजर आ रहा था बहुत बड़ा बैलेंस। एजीएम के दौरान, एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान, एक इन्वेस्टर ने, एक शेयर होल्डर ने, राजू महालिंगम जो सीएमडी थे सत्यम के, उनसे एक सवाल पूछ लिया, सर इतना बड़ा बैंक बैलेंस आपने बैंक अकाउंट में रखा हुआ है जिसपे बैंक में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो कुछ भी खास इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होगा, और आप ये क्लेम करते हैं कि आपकी कंपनी सुपर प्रॉफिट्स कमा रही है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है। सर तो आपने बैंक अकाउंट में पैसा क्यों रखा हुआ है? आप उसको बैंक अकाउंट से निकाल के अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा कमाओ ना। और ये वाला क्वेश्चन ने पहला तार दिया या पहला सुराग दिया ऑडिट फ्रॉड के होने का।
तो जनरल लॉजिक का क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इन्वेस्टर ने बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन पूछा, भाई जिसके पास इतनी बड़ी कंपनी है जो इतना प्रॉफिट रीप कर रही है, वो कंपनी क्यों बैंक में अपना पैसा वेस्ट करेगी? बैंक में इंटरेस्ट कितना मिलता है? एफडी पे कुछ भी नहीं मिलता, 6% 7% मिलता है। अगर आपको अपना पैसा ज्यादा बढ़ाना है तो आप क्यों नहीं अपने बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करते? अगर आपका इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आपने क्यों पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखा हुआ है? तो व्हाट इज इट? इज इट समथिंग वेरी टेक्निकल, सुपर लॉजिकल, या ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है? दोस्तों कॉमन सेंस की बात है। तो इसलिए कहा जाता है कि एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज करो, इन्वेस्टिगेट करो, कान आंख खुले रखो ऑडिट करते हुए। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव। आप एनालिटिकल होने चाहिए, क्रिटिकल होने चाहिए और इन्वेस्टिगेटिव होने चाहिए, तो आप ऑडिट अच्छे से कर सकते हो। द इंफॉर्मेशन ऑडिटेड मे बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो जो आपने इंफॉर्मेशन ऑडिट करी है ना, वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। कई बार हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का भी ऑडिट करते हैं। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब आपको पता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट हम रिपोर्ट करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है सर? हम अब सिर्फ प्रॉफिट से मतलब नहीं रखते, हम कंपनी किस तरह बिहेव कर रही है अपने कस्टमर के साथ, अपने वेंडर्स के साथ, अपने डेटर्स के साथ, सर हम वो भी ट्रैक करते हैं। तो अगर आपको वो भी ट्रैक करना है कि अपने वेंडर्स के साथ, आप अपने कस्टमर्स के साथ किस तरह ट्रेडिंग कर रहे हैं, किस तरह बिहेवियर आपका कैसा है, तो क्या पॉलिसीज हैं आपकी कस्टमर्स के लिए, क्या आप कस्टमर्स को एक अच्छा आफ्टर सेल सर्विसेज दे पा रहे हैं, एक अच्छा आफ्टर सेल्स रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं, कि आपके कस्टमर डिलाइटेड हैं, खुश हैं? ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है ऑडिटर के लिए जानना, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कई बार नॉन फाइनेंशियल चीजों का भी ऑडिट करना पड़ता है, फाइनेंस से रिलेटेड ही नहीं, नॉन फाइनेंशियल का भी करना पड़ता है। देयर शुड बी स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया। जरा स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया वर्ड को अंडरलाइन करो, ऊपर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल वर्ड को अंडरलाइन करो। तो कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्राइटेरिया होने चाहिए इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करने के। फिर ऑडिटर शुड बी कॉम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब देखो, दो चीजें हैं जो ऑडिटर के बारे में बार बार बोली जाती हैं। एक तो वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, दूसरा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट वर्ड के आगे एरो लगाओ और लिखो, कॉम्पिटेंट वर्ड है ना जहां पर, वहां पर एक एरो ले जाओ, ऊपर मार्जिन में ले जाओ, जो ऊपर हेडर है उसके ऊपर ले जाओ जो स्पेस है, और वहां पर लिखो क्वालिफाइड। कॉम्पिटेंट का क्या मतलब होता है? कॉम्पिटेंट इज इक्वल टू क्वालिफाइड एंड स्किल्ड। क्वालिफाइड एंड स्किल्ड, तो दो चीजें हैं जो एक ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऑडिटर को क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई अच्छा ऑडिट का ऑडिटर होना चाहिए जहां पर उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो, क्योंकि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तभी आपके पास नॉलेज है। नॉलेज एक ग्रेजुएट को उतनी नहीं हो सकती जितनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को है, कॉस्ट अकाउंटेंट को होती है। तो सबसे पहली चीज है आप क्वालिफाइड होने चाहिए कॉम्पिटेंट होने के लिए। दूसरी चीज है आप स्किल्ड होने चाहिए। सर स्किल्ड का क्या मतलब है? स्किल्ड का मतलब है आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले ऑडिट करने का। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है पहले ऑडिट करने का, तो फिर आप ऑडिट ढंग से कर ही नहीं पाओगे। तो दूसरी चीज है आप स्किल्ड होने चाहिए। तो कॉम्पिटेंट के दो पार्ट्स हैं, एक है क्वालिफाइड होना चाहिए, दूसरा स्किल होना चाहिए। आपके पास स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट, अब आ गया ये महत्वपूर्ण वर्ड इंडिपेंडेंट। अब समझो जरा इस वर्ड इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। हाँ जी सर, तो देखते हैं जरा इंडिपेंडेंट वर्ड का क्या मतलब है। सर आपने कई बार हमको बोला इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब बताऊंगा, इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब बताऊंगा, लेकिन अब तक आपने इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब नहीं बताया। तो आओ अब देखते हैं इंडिपेंडेंट वर्ड का क्या मतलब होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस, और इसका ऑडिट दुनिया में क्या नाता है, क्या रिलेशनशिप है ऑडिट से इंडिपेंडेंट का। तो दोस्तों अपना व्यू एक्सप्रेस करना, जब व्यू एक्सप्रेस करते हो ना, तो व्यू एक्सप्रेस करना इज अ मेंटल एक्सरसाइज। आप अपने दिमाग में थोड़ी सी इनपुट देते हो, जैसे आप प्रोसेसेस पढ़ते हो ना, कॉस्टिंग में प्रोसेसेस पढ़ते हो, आप अपने दिमाग में इनपुट देते हो और आउटपुट निकल के आता है व्यू। इनपुट क्या देते हो? इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है बुक से मिल रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट से मिल रही है, कॉस्ट रिकॉर्ड से मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में देते हो, व्यू बनता है, व्यू बाहर आता है, इसे कहते हैं ऑडिट। अब इस पूरे प्रोसेस में ऑब्स्टेकल आ जाएगा अगर आपके दिमाग में कुछ प्रेशर है। तो कुछ प्रेशर होता है दिमाग में, तो क्या व्यू बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर कुछ प्रेशर है दिमाग में, तो जो इनपुट गया दिमाग के अंदर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, कट जाएगा बीच में से, आउटपुट ठीक आ ही नहीं पाएगा। अगर प्रेशर होगा दिमाग में, तो प्रेशर कैसा होगा? प्रेशर होगा अगर मान लो जिसका आप ऑडिट कर रहे हो वो आपका कोई जान पहचान का है, आपका नोन है,
आपका रिलेटिव है। हाँ, मेरा बेटा, मेरे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, या मेरा दोस्त जिसका मैं पार्टनर हूं, या मेरा एम्प्लॉई, या मेरा एम्प्लॉयर। अरे किसी भी तरह का रिलेशनशिप होगा ना अगर मेरा उस वाले बंदे के साथ, तो मेरे दिमाग में जब मैं एनालाइज कर रहा हूंगा तो एक प्रेशर होगा। प्रेशर क्या होगा? अरे दिमाग, अगर तूने गलत एनालाइज किया तो उस बंदे का नुकसान हो जाएगा। अरे दिमाग, अगर तूने गलत एनालाइज किया तो उस बंदे का नुकसान हो जाएगा। आपके दिमाग में प्रेशर रहेगा, तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा सा लीनियंट हो जाओगे। सरकार नहीं चाहती कि आप थोड़ी सी भी लीनियंसी बरतो ऑडिट करते हुए। सरकार नहीं चाहती कि आप किसी भी तरह से प्रेशराइज हो ऑडिट करते हुए। इसलिए सरकार ने बोला, अगर आप उस बंदे के रिलेटिव हो, अगर आपका किसी भी तरह से फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में, अगर आप किसी भी तरह से इंटरेस्टेड पार्टी हो, आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, या उस फर्म का जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, अगर आपका किसी भी तरह का इंटरेस्ट है, आप ऑडिट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आपने शेयर्स होल्ड करे हुए, आपने डिबेंचर्स होल्ड करे हुए उस कंपनी के। अरे अगर आपने शेयर्स होल्ड करे हुए उस कंपनी के, तो अगर आप ऑडिट क्वालिफिकेशन दे दोगे, अगर आप ऑडिट रिपोर्ट में लिख दोगे ये कंपनी गलतियां कर रही है, उस कंपनी का शेयर्स तो धड़ाम से गिर जाएगा मार्केट में। आपको डर लगेगा, तो क्या आप सही से रिपोर्टिंग कर पाओगे? आप कहोगे नहीं यार, छोटी सी तो गलती है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। इस तरह का रिलैक्सिंग एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा। और अगर इस तरह का रिलैक्सिंग एटीट्यूड आपके अंदर आया, तो क्या व्यू जो आउटपुट दे रहे हो अपने दिमाग से, जो व्यू बन रहा है, वो सही व्यू बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। आप कभी भी सही व्यू नहीं दे पाओगे। सो आप जितने भी मेहनत कर लो, जितने भी आप टेक्निकली साउंड हो, जितने भी आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बड़े परफेक्टली पढ़े हैं, जितने भी आपने एनालिसिस जो करा है, ऑडिट किया है, बड़ा बेहतरीन ढंग से किया है, सारे प्रोसीजर्स को ढंग से इस्तेमाल किया है, सारे के सारे लॉज को फॉलो किया है, आपको सारे लॉज आते हैं, कंपनी ने सारे लॉज करे हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो वो रिपोर्ट वॉइड एब इनिशियो कहलाएगी। वॉइड एब इनिशियो मतलब खत्म, उस रिपोर्ट का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। अगर आपको अपना ऑडिट का वजूद रखना है, अगर अपने ऑडिट की सैंटिटी रखनी है, अगर आपको अपने ऑडिट का कुछ वैल्यू रखनी है, तो सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा अपनी इंडिपेंडेंस चेक करना। भाई देख लो, वो जो कंपनी है, कहीं वो कंपनी आपके ब्रदर की कंपनी तो नहीं, आपके किसी रिलेटिव की कंपनी तो नहीं है। और ये भी लॉ में डिफाइंड है, हम पढ़ेंगे आगे चल के कि किन किन सिचुएशंस में ये माना जाएगा कि इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, इंडिपेंडेंस इंपेयर हो गई। फिर आप चाहे जितना कहते रहो, अरे सर मेरे दिमाग में कोई प्रेशर नहीं था जब मैं ऑडिट कर रहा था, भले ही वो मेरा भाई था या भले ही वो मेरा रिलेटिव था, लेकिन मेरे दिमाग में प्रेशर नहीं था। सरकार नहीं मानेगी। सरकार उस ऑडिट रिपोर्ट को फाड़ के फेंक देगी और एक नया ऑडिट करवाने का ऑर्डर दे देगी। सरकार ऑडिट तभी मानती है जब वो ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के थ्रू हो। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब विदाउट बायस, कोई बायस नहीं रखना दिमाग में, कोई प्रेशर मत रखना दिमाग में। अगर बिना बायस रखे, बिना प्रेशर रखे दिमाग में आपने अपना ऑडिट किया है, तो वो ऑडिट सही ऑडिट माना जाएगा। सो द एसेंशियल फीचर ऑफ ऑडिट इज दैट द ऑडिटर शुड बी कॉम्पिटेंट, ऑडिटर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, दूसरा ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैंने अभी अब आपको इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन बताया। जरा लिख लो भाई, इंडिपेंडेंट में एरो लगाओ या एस्ट्रिक्स स्टार लगा के ऊपर मार्जिन पे थोड़ी सी जगह है, वहां पर लिख लो, इंडिपेंडेंस मींस अनबायस्ड ओपिनियन, अनबायस्ड ओपिनियन, कॉमा, विदाउट एनी प्रेशर, अनबायस्ड ओपिनियन, कॉमा, विदाउट एनी प्रेशर। तो अगर किसी प्रेशर के बिना ऑडिट होगा और एक कॉम्पिटेंट ऑडिटर ऑडिट करेगा, तो हमारा ऑडिट बिल्कुल परफेक्ट होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है ऑडिट के रिपोर्ट से। ठीक है सर। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ असर्शंस मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू एंटरप्राइज, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एंड वेदर रिक्वायर्ड बाय लॉ और नॉट। अब जरा अंडरलाइन करना आगे के वर्ड्स। टू एनेबल द ऑडिटर टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन दिस स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्क्लोज्ड देयरइन। तो भाई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, व्यू एक्सप्रेस करना, ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सप्रेस करना। ट्रू एंड फेयर व्यू का भी मैंने आपको ठीक से मतलब नहीं बताया, सिर्फ ये बता दिया ट्रू का मतलब सच्चा, फेयर का मतलब ठीक ठाक। तो ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सप्रेस करना किसी भी ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है, और वो कैसे इस जिम्मेदारी को पूरा करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से ऑडिट करके, एजर्शन सारी की सारी पढ़ के वो ट्रू एंड फेयर व्यू इंश्योर करता है कि वो रिपोर्ट करे। ठीक है, जरा ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट में लिखना डिस्क्लोज देयर इन के अंदर के बाद ब्रैकेट में लिखना, दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट।
दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो जो 6th पॉइंट है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैसे सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितनी होती है ना, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करना, एनालिसिस करना और उसका ऑडिट करना और उसको प्रॉपरली ये बताना कि हाँ ये वाला चीज सही है, ये वाली चीज गलत है। दिस एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑडिट। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, हमने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करे हैं, क्विकली उन वर्ड्स को दोबारा रिवाइज करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस, नंबर 1। नंबर 2, एनालिटिकल क्रिटिकल इन्वेस्टिगेटिव, नंबर 2। नंबर 3, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकता है। नंबर 4, स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि खुद अपने आप से कर लो, स्टैंडर्ड दिए होंगे, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। नंबर 5, ऑडिटर कॉम्पिटेंट और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो आपने वर्ड ऑनलाइन किया कॉम्पिटेंट और इंडिपेंडेंट, ऑडिटर कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। नंबर 6, टू एनेबल द ऑडिटर टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन दीज स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्कस्ड देयरइन। तो ट्रू एंड फेयर व्यू के अकॉर्डिंग आपके ऑडिटर को ओपिनियन फॉर्म करने की क्षमता आनी चाहिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के बाद। ठीक है भाई, ये है एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। आओ अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ ऑडिटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग? ऑडिटिंग का नेचर किस तरह का होता है, आओ देखते हैं। Auditing has generally been associated with only accounting and financial records. Thus, IAASB defines the term audit as, अब जरा अंडरलाइन करना, the objective of an audit of financial statements is to enable the auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an identified financial reporting framework. तो ऑडिट का नेचर क्या है? ऑडिट का नेचर यही है भाई, जो ऑब्जेक्टिव है वही ऑडिट का नेचर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है ट्रू एंड फेयर व्यू देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के बाद। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दिस इज इट्स नेचर एज वेल। ठीक है, सिमिलरली मॉड्स डिफाइन ऑडिटिंग। अब भाई ये काट दो, ये हमें पूरा फॉरेन की डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक IAASB की डेफिनेशन याद कर लो, बहुत है। फॉरेन डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हम पढ़ेंगे जरूर। ठीक है सर, काट दो जरा। Similarly, MODS defines auditing as being concerned with verification of accounting data, with determining the accuracy and reliability of accounting statements and reports. The emphasis is clearly on verification of accounting data with a view to reporting on the reliability of accounting statement. Verification of accounting data involves careful evaluation of evidence available to the auditor in support of various transactions. Transactions तक काट दो, कहां से काटना शुरू किया? सिमिलरली से काटना शुरू किया, ट्रांजैक्शंस तक काट दो। अब बच्चों अगला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट में ऑब्जेक्टिव जो हम फॉर्म करते हैं ना, वो बेसिकली एविडेंस के बेसिस पे करते हैं। हमें एविडेंस चाहिए, कोई एविडेंस हमको दे। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल वापस दोबारा लेता हूं, आप एक रेस्टोरेंट में गए, कनॉट प्लेस दिल्ली में एक बहुत बड़ा एरिया है कनॉट प्लेस, शाम को एकदम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वहां पर खुले हुए हैं, शाम को एकदम वहां पर लोग आते हैं, बहुत सारे खाना वाना खाते हैं। एक नया रेस्टोरेंट खुला है कनॉट प्लेस में, उस रेस्टोरेंट का रिव्यू करने मुझे जाना है, मुझे बताना है कि वो रेस्टोरेंट अच्छा है या नहीं है। मैं ना दो तरह से एविडेंस कलेक्ट करूंगा, ध्यान से सुनना। तरीका नंबर ए, मैं खुद वहां जाऊंगा एज कस्टमर, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारा रिव्यू लेने आया हूं, मैं एक नॉर्मल कस्टमर हूं, मैं नॉर्मल कस्टमर की तरह खुद वहां जाऊंगा और खुद जाने के बाद खाना खाऊंगा, टेस्ट करूंगा, ऑम्बियंस देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा वेटर किस तरह सर्व करता है, ऑब्जर्व करूंगा मैनेजर मुझे किस तरह ट्रीट करता है, क्या साफ सफाई है, कहीं टेबल गंदी तो नहीं है, कहीं क्रॉकरी गंदी तो नहीं है, कहीं चम्मच गंदी तो नहीं है, कहीं खाने में मक्खी मच्छर कुछ ऐसा तो नहीं गिरा हुआ। तो मैं सारी चीजें एनालाइज करूंगा, मैं इंटरनल एविडेंसेस चेक करूंगा, इन्हें कहते हैं इंटरनल एविडेंसेस। इंटरनल एविडेंसेस मतलब जो माहौल पूरे रेस्टोरेंट ने बनाया हुआ है इंटरनली, मैं वो पूरा माहौल चेक करूंगा। और दूसरी में क्या चीज चेक करूंगा? एक्सटर्नल एविडेंसेस। एक्सटर्नल एविडेंसेस मतलब जो लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे होंगे, क्योंकि भाई देखो ऐसा होता है एक रेस्टोरेंट में मिक्स्ड रिएक्शन मिलते हैं लोगों को, ठीक है। सिर्फ मेरा ओपिनियन वैलिड नहीं है, सिर्फ जो मैंने इंटरनल चीजें देखी हैं वो वैलिड नहीं है, मुझे ये भी देखना चाहिए कि जो लोग बाहर लंच करके गए हैं, डिनर करके गए हैं, और जो लोग हैं वो लोग क्या कह रहे हैं, वो उनके क्या रिव्यूज हैं, जो लोगों ने ऑलरेडी इसको ट्राई किया हुआ है उनके विचार में ये रेस्टोरेंट अच्छा है या नहीं, मुझे वो भी देखना पड़ेगा। तो वो एविडेंसेस क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल एविडेंसेस। और जो मैं खुद वहां जाके चेक किया, मैं उसे क्या कहलाऊंगा? इंटरनल एविडेंसेस। तो अब देखना, मैं आपको सेम
सेम लॉजिक या सेम एग्जाम्पल बिजनेस फॉर्म में देता हूं, ठीक है। कंपनी आपसे कह रही है कि भाई हमारे पास तो 5 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा है। आपने कहा वाह, 5 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा है, बहुत अच्छी बात है भाई। बैलेंस शीट में कितना दिखा रहे हो? बट ऑब्वियस 5 करोड़ दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है, 5 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस में पड़ा है, 5 करोड़ रुपए बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जरा कोई प्रूफ दो। तो जो सीएफओ है वो बैंक की स्टेटमेंट का फोटोकॉपी, तो देखो आजकल तो बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन निकलती है, फोटोकॉपी फॉर्म में होती है, ओरिजिनल तो होती नहीं। आपने क्या किया, सीएफओ को बोला मुझे बैंक स्टेटमेंट आपकी देखनी है। सीएफओ फोटोकॉपी लेके आया और उस पर 5 करोड़ रुपए लिखा हुआ था, बैंक अकाउंट इज इक्वल टू 5 करोड़ रुपए। आपने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है यार, तो 5 करोड़ रुपए बैंक में है, बहुत अच्छी बात है। ये एविडेंस क्या कहलाएगा? बैंक स्टेटमेंट जो अभी आपने ली वो क्या एविडेंस कहलाएगा? इसको कहते हैं इंटरनल एविडेंस। कंपनी के अंदर जो एविडेंस आपको मिलते हैं ना, उन्हें कहते हैं इंटरनल एविडेंस। अब सर, इंटरनल एविडेंस में एक दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है, दे कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। कैसे? अरे आपको अगर फेक स्टेटमेंट जनरेट करनी है ना, पीडीएफ एडिटर्स आते हैं आजकल, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो गूगल से, पीडीएफ में एडिट करो। आपका 5 लाख रुपए का बैलेंस है, एक जीरो और लगा दो, 5 करोड़ हो जाएगा बैलेंस। इमीडिएटली आपका एविडेंस मैनिपुलेट हो सकता है। अगर आपने इंटरनल एविडेंस कलेक्ट किया और इंटरनल एविडेंस पे सिर्फ रिलाई किया, गड़बड़ हो सकती है। सर तो एक्सटर्नल एविडेंस कैसे ले? एक्सटर्नल एविडेंस लेने का बैंक स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में क्या तरीका? आप बैंक को एक चिट्ठी लिखो, एक्सटर्नल पार्टी है ना भाई, बैंक बिजनेस का आदमी तो नहीं है, बैंक तो एक्सटर्नल पार्टी है। सपोज आईसीआईसीआई बैंक, आप आईसीआईसीआई बैंक को एक चिट्ठी लिखो। चिट्ठी में पता है क्या लिखना? डियर मैनेजर, आईसीआईसीआई बैंक, बाराखंबा ब्रांच, नई दिल्ली, पूरा आपने लिखा। ये आईसीआईसीआई बैंक का एड्रेस लिखा। आपने लिखा सब्जेक्ट में, प्लीज लेट अस नो the bank account details or the bank balance as on 31st March 2018 of Messrs XYZ and Limited। आपने बैंक अकाउंट को चिट्ठी लिखी और उनसे एविडेंस मंगाया। तो वो लोग पता है क्या करेंगे? वो लोग कोई आपको चिट्ठी नहीं देंगे, वो लोग आपको एक बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट लेके ठप्पा लगा के मैनेजर साइन करेगा, वो आपको भेज देंगे। ये हो गया एक्सटर्नल एविडेंस। आपको दोहरी रिलायबिलिटी हो गई, आपको डबल एश्योरेंस हो गई कि हाँ भाई बैंक बैलेंस 5 करोड़ ही है। तो जहां पर मैं एक्सटर्नल एविडेंस का यूज कर सकता हूं, वहां मैं एक्सटर्नल एविडेंस का भी यूज करता हूं। जहां मैं एक्सटर्नल एविडेंस का यूज नहीं कर सकता, वहां मैं इंटरनल एविडेंस का यूज करता हूं। तो ऑडिटिंग के नेचर में जो हम अगली चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है एन ऑडिटर एग्जामिन्स इंटरनल एविडेंस। देखना जरा, अंडरलाइन करो वर्ड को, इंटरनल एविडेंस। An auditor examines internal evidence, that is, records, vouchers, and books of accounts to assess the quality of internal evidence. He also tests, evaluates the relevant systems in the organization. He also obtains, अब देखना management auditor एक और चीज लेता है, he also obtains external evidence such as confirmation of bank balances. बैंक बैलेंस का बाहर से confirmation लेता है, वो होता है external evidence. In some cases, he may decide to conduct physical counts and surveys or even call for independent expert ओपिनियन। तो जहां जरूरत होती है, मैनेजमेंट जो भी अपना डिटेल दे रहा होता है, कॉस्ट ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर, सबके पास अधिकार होता है खुद वहां फिजिकली जाके उसको चेक करें। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2008 को पता है मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट कह रहा है मेरे पास 100 यूनिट माल पड़ा है, फिनिश गुड पड़ा है। ऑडिटर कह रहा है मैं कैसे विश्वास करूं? मैनेजमेंट को ऑडिटर को विश्वास दिलाने के लिए 31 मार्च को इनवाइट करना पड़ेगा ऑडिटर को अपनी फैक्ट्री में, और उसे काउंट करवाना पड़ेगा। क्योंकि देखो इन्वेंट्री हाई वैल्यू आइटम होती है। हाई वैल्यू मतलब आप इन्वेंट्री को अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हिलेगा, बैलेंस शीट भी हिलेगी। हल्का सा भी वेरिएशन बैलेंस शीट में बहुत फर्क ले आएगा, हल्का सा भी वेरिएशन प्रॉफिट में बहुत फर्क ले आएगा। तो जरूरी है कॉस्ट ऑडिटर खुद जाए, देखे कि हाँ इतने की इन्वेंट्री पड़ी है, इतने के फिनिश गुड पड़े हैं कंपनी के पास, इतने का रॉ मटेरियल पड़ा है कंपनी के पास, खुद देखे और सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई इन्वेंट्री इतने की पड़ी है। सो in some cases he may decide to conduct physical counts, surveys or even call for independent expert opinion। तो भाई जहां पर भी कॉस्ट ऑडिटर को, फाइनेंशियल ऑडिटर को लगता है मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इस मामले में, तो वो क्या करता है, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लेता है उस पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत प्रचलित एरिया बताता हूं, एक्चुरियल वैल्यूएशन। एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट, इन वाले बेनिफिट्स को वैल्यू करने के लिए कंपनी को एक एक्चुरी हायर करना पड़ता है, एक एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट बकायदा ऑब्टेन करनी पड़ती है ताकि पता लगे प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट या ग्रेचुइटी कितना है।
भाई वरना कौन एनविसाज कर सकता है कि कितने एम्प्लॉइज 60 की एज तक कंपनी में रहेंगे और कितने एम्प्लॉइज को हम ग्रेचुइटी पे करने की हमें जरूरत पड़ सकती है? कौन ऐसे एस्टिमेट कर सकता है? एस्टिमेट करना है बहुत बहुत मुश्किल। अगर एस्टिमेट करना है मुश्किल तो हमें एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट चाहिए। उस एक्सपर्ट का क्या नाम है? उस एक्सपर्ट का नाम है एक्चुअरी, और उस एक्सपर्ट के ओपिनियन पे हम रिलाय कर सकते हैं। तो ऑडिटर के पास ये अधिकार होता है कि वो एक्सटर्नल एविडेंस ऑब्टेन करे। तो दो तरह के एविडेंस बता दो जो ऑडिटिंग में आप यूज कर सकते हो। नंबर 1 इंटरनल एविडेंस, एब्सोल्युटली राइट। नंबर 2 एक्सटर्नल एविडेंस। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ आपको इंटरनल एविडेंस अंडरलाइन करना है, एक्सटर्नल एविडेंस अंडरलाइन करना है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन अंडरलाइन करना है। ठीक है सर, आ जाओ जरा नेक्स्ट पैराग्राफ में। डेवलपमेंट्स इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स हैव एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। अब ये डेवलपमेंट्स की बात कर रही है ऑडिटिंग में। ऑडिटिंग टुडे इज नो लॉन्गर कंसर्न्ड ओनली विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व अ रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉ। तो आजकल ऑडिट जो होता है ना, वो सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के रिस्पेक्ट में नहीं होता कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही बने हैं या नहीं बने, सिर्फ इस रिस्पेक्ट में नहीं होता, बल्कि इस रिस्पेक्ट में भी होता है कि लॉ, जो मल्टीपल लॉज हैं कंट्री के, वो क्या कंपनी ने फॉलो करे हैं। सर हमें तो फाइनेंशियल अकाउंट से मतलब है, सेल से मतलब है, एसेट से मतलब है, लायबिलिटी से मतलब है, करंट एसेट से मतलब है, खर्चों से मतलब है, इनकम से मतलब है। सर हमें क्या मतलब कंपनी ने लॉ फॉलो करे हैं या नहीं करे? अरे मतलब है, अगर कंपनी लॉ नहीं फॉलो करती तो कंपनी पे क्या लगती हैं? पेनल्टीज, ह्यूज पेनल्टीज लगती हैं। और अगर फ्यूचर में हमें पता है कंपनी पे पेनल्टी लगने वाली है तो हमें पहले से क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, और अपने प्रॉफिट को लो दिखाना पड़ेगा प्रूडेंस कंसेप्ट के बेसिस पे। याद है प्रूडेंस कंसेप्ट? आप अपने एक्सपेंसेस को प्रीपोन करते हो तो जरूरी है आप पूरी चेकिंग करते हुए इस चीज का ध्यान रखो कि हम जिस तरह से एविडेंस गैदर कर रहे हैं उसमें अगर फ्यूचर में भी कोई आपातकालीन स्थिति आने वाली है किसी भी लॉ के बेसिस पे, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट या सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं, कोई भी लॉ अगर कोई पेनल्टी इंपोज करने वाला है कंपनी पे, हमें वो भी जानना पड़ेगा, वो भी हमें लिखनी पड़ेगी अपनी रिपोर्ट में। Compliance with law, costing records, operations with performance. Therefore, a more comprehensive definition is required to describe modern auditing. ICI has defined auditing as a systematic and independent examination of data, statement, records, operations, and performance of an enterprise for a stated purpose. In any auditing situation, the auditor perceives and recognizes the proposition before him for examination. वही चार चीजें दोस्तों, वही चार चीजें रिपीट हो रही हैं। Examination, collect evidence, इवैल्यूएट एविडेंस एंड फॉर्म द जजमेंट। ये तीन चीजें, एग्जामिनेशन, कलेक्ट एविडेंस, इवैल्यूएट एविडेंस एंड फॉर्म एन ओपिनियन, ये चार चीजें बेसिस बनेगा ऑडिटिंग का। तो ये पूरा का पूरा रेपिटेशन है भाई। इस पूरे पैराग्राफ को काट दो, डेवलपमेंट्स से लेकर ऑपरेशंस तक पूरा पैराग्राफ काट दो। ठीक है सर, फिर आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ में। अनदर गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटिंग इज गिवन बाय एरन्स, एल्डर एंड बीजली। According to them, auditing is accumulation of evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between information and established criteria. सर सेम बात रिपीट कर रहे हैं, हर ऑथर एक नई डेफिनेशन ला रहा है और हर ऑथर की डेफिनेशन में हमें सेम वही चीजें मिल रही हैं। बताना बच्चों वो चार चीजें क्या हैं जो हर ऑथर ले दे के वही चीजें रिपीट कर रहा है। बताना वो चार चीजें। हम तो परेशान हो गए हैं सर, सारे ऑथर सेम चीजें कह रहे हैं, चार चीजें रट गई हैं सर, दिमाग में हमारे भर गई हैं चार चीजें। चार चीजें बता दो दोस्तों क्या होती हैं? एग्जामिनेशन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, फॉर्मिंग एन ओपिनियन। दोबारा बोलो, एग्जामिनेशन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन। तो ये चार चीजें हैं जो ऑडिट का बेसिस बनती हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ को आप दोबारा काट दो। अनदर गुड डिस्क्रिप्शन से लेकर फॉलोइंग पॉइंट्स और पॉइंट्स भी काट दो। कुछ नया नहीं है, कुछ स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं है। तो नेट डेवलपमेंट के बाद जितना भी ये पूरा पेज बचा है, पूरा का पूरा पेज आपने काट दिया है आफ्टर डेवलपमेंट। ठीक है सर, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। स्कोप ऑफ ऑडिटिंग से पहले वाले पैराग्राफ पे। एन ऑडिटर कलेक्ट्स, इवैल्यूएट्स एविडेंस इन ऑर्डर टू मेक अ रिपोर्ट। हे भगवान सर, कितनी बार हम सेम चीज पढ़ेंगे? सर एक और बार सेम चीज लिखी है, वही एग्जामिनेशन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, फॉर्मिंग एन ओपिनियन। काट दो भाई, ये पूरा पैराग्राफ भी काट दो। इस भी पूरे पैराग्राफ में कुछ भी नई बात नहीं लिखी।
हम पूरा का पूरा पैराग्राफ काट देंगे। एन ऑडिटर कलेक्ट्स एंड इवैल्यूएट्स एविडेंस इन ऑर्डर टू मेक अ रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑडिटिंग। हमें तो पता है ऑडिट रिपोर्ट एंड प्रोडक्ट होती है ऑडिटिंग का। द एक्सटेंट टू विच एन ऑडिटर शुड कंडक्ट हिज एग्जामिनेशन precise audit step that he should adopt in an auditing situation depends on the circumstances of each case। पूरा काट दो, रेपिटेशन है, कुछ हम नया इसमें नहीं कर रहे। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट चीज, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का दायरा क्या है, ऑडिटिंग का स्कोप क्या है, ऑडिटिंग में आप किस हद तक जा सकते हो और कहां आपको लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, कहां आपको लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, आपको किस हद तक ऑडिटिंग में अपने आप को कंस्ट्रेंट करना है, किस हद तक ऑडिटिंग में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो चलो मैं इस चीज पे तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं। एक्सपीरियंस से पहले एक प्रिंसिपल लिखता हूं, प्रिंसिपल के बाद एक्सपीरियंस बताता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। जरा वर्ड्स लिखना। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, ये प्रिंसिपल जरा अपने रजिस्टर में लिखना। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ blood hound, and not a blood hound। ऑडिटर एक वॉचडॉग होता है, उसका जो स्कोप है उतना ही है जितना एक वॉचडॉग का स्कोप है, बट वो ब्लड हाउंड नहीं है। समझना वॉचडॉग क्या होता है। वॉचडॉग एक ऐसा डॉग होता है जो किसी भी नई चीज को देखता है, किसी भी अनोखी या किसी भी गलत चीज को देखता है तो भौंकता है। और ब्लड हाउंड वो होता है जो खून चूसता है या खून पीता है। आपने देखा है छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो खून पीते हैं, बिल्कुल। तो ऑडिटर खून नहीं पी सकता, भौंक सकता है। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या मतलब हुआ सर? पता नहीं सर आप क्या बोल रहे हो। अब सुनना मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मेरे साथ ये हुआ था जब मैंने ऑडिट करनी शुरू करी थी। स्टैट्यूटरी ऑडिट में था मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के डिपार्टमेंट में, और मैं एक बहुत बड़ी एमएनसी का ऑडिट करने गया था। सुनना जरा मेरे साथ क्या हुआ था। कंपनी के रिकॉर्ड्स मेरे सामने आए। कंपनी के रिकॉर्ड्स में एक खर्चा था मार्केटिंग एक्सपेंसेस। मार्केटिंग एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस होते हैं वो वाले खर्चे जो एडवर्टाइजमेंट में लगाए जाते हैं, और कंपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मार्केट में जितना भी खर्चा करती है वो सारा खर्चा मार्केटिंग अकाउंट में जाके जुड़ जाता है। मैंने देखा उस कंपनी का मार्केटिंग का खर्चा था 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। और वो कंपनी कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाती थी, कंज्यूमर जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं ना उसके गुड्स नहीं बनाती थी। वो तो इंश्योरेंस की एक मीडिएटर कंपनी थी। इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, उनकी मीडिएटर कंपनी थी। इंश्योरेंस कंपनी की मीडिएटर कंपनी मतलब जो ब्रोकर होते हैं ना, इंश्योरेंस ब्रोकर, वो थे। अगर इंश्योरेंस ब्रोकर थे तो इतना बड़ा मार्केटिंग का खर्चा मुश्किल है होना। मुझे शक हुआ, मैंने अकाउंट्स मंगाए, मैंने फटाफट से वाउचर्स मंगाए। मैंने जैसे ही वाउचर्स मंगाए, वाउचर पे लिखा था 200 बैनर्स प्रिंटेड इन सिल्क क्लॉथ, और ऊपर जो नाम लिखा था सप्लायर का वो कुछ ऐसे नाम लिखा था, मिस्टर रुपेंद्र सिंह। मैंने कहा अच्छा, बैनर बनवाए हैं, दिल्ली भर में लगवाए हैं, सिल्क में लगवाए हैं, वाह। 10 लाख रुपए का दोस्तों वो पूरा एक्सपेंस था, इनवॉइस था, प्रॉपर बिल बना हुआ था, प्रॉपर बिल का नंबर था, प्रॉपर नाम लिखा था उस बंदे का। लेकिन मुझे एक बात खटक गई, सिल्क क्यों, नॉर्मल कपड़ा क्यों नहीं? सिल्क तो आजकल इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि लोग पहनने से भी कतराते हैं, और ये इतना आदमी रईस है कि इसने सिल्क के बैनर बनवाए। अच्छा, मेरा दिमाग खनका। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है इस एक्सपेंस में, कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। ठीक है सर। मैंने क्या किया, मैंने उस वाले वाउचर को निकाल के अलग रख दिया, मैंने उस इनवॉइस को निकाल के अलग रख दिया। अगला इनवॉइस उठाया, अगला इनवॉइस था, मैंने दूसरा इनवॉइस उठाया। दूसरा इनवॉइस था अगेन एक बहुत बड़ा इनवॉइस, 20 लाख रुपए का इनवॉइस था। इनवॉइस प्रॉपर इनवॉइस था जिसके अंदर इनवॉइस नंबर आ रहा था, और इनवॉइस के हेडिंग पे लिखा था ABC या जो भी कंपनी का नाम था, मोटर पार्ट्स लिमिटेड, पहाड़गंज, दिल्ली। दिल्ली में एक बहुत बड़ी मार्केट है मोटर पार्ट्स की, जो कि है पहाड़गंज में। उसका एड्रेस दिया हुआ था, और उसके अंदर क्या लिखा था,
परचेज ऑफ कैनोपी, 200 कैनोपी सेट ऑल ओवर दिल्ली। दोस्तों पता है कैनोपी क्या होती है? कैनोपी वो होती है टेम्परेरी, जो आप देखते हो फुटपाथ पे कैनोपी लगी होती है, 4 डंडे, ऊपर एक टेम्परेरी विनाइल का सीलिंग लगा होता है, नीचे टेबल होता है, अपने प्रोडक्ट को लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। 200 कैनोपी लगी थी दिल्ली में, 200 कैनोपी का खर्चा 20 लाख रुपए। उसके साथ ऑब्वियसली मैन पावर भी सप्लाई करा होगा, इसलिए खर्चा ज्यादा होगा, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन ये बात नहीं समझ में आती कि क्यों एक इंश्योरेंस ब्रोकर को कैनोपी लगाने की जरूरत है। कैनोपी तो वो लोग लगाते हैं जो वाटर प्योरीफायर सप्लाई कर रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे होते हैं, जो अपने प्रोडक्ट का डेमो देना चाहते हैं। इंश्योरेंस ब्रोकर को कौन सा डेमो देना है जो उसे कैनोपी लगाने की जरूरत है? इस तरह से मैंने 4-5 इनवॉइसेस निकाले। चारों पांचों इनवॉइसेस में कुछ ना कुछ ऐसा था जो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि यार ये मार्केटिंग का खर्चा क्यों हो रहा है 5 करोड़ रुपए का, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं एकदम कंफ्यूज हो गया। मैंने फटाफट उनकी बैंक स्टेटमेंट मंगाई। मैंने कहा मुझे पेमेंट बैंक से हुई है ना, ऑब्वियसली बैंक से करते हो आप, मुझे जरा बैंक स्टेटमेंट ले आओ, बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट दिखा दो। अकाउंटेंट बैंक स्टेटमेंट लेके आया, उसने मुझे एक एक पेमेंट ट्रेस करवा दी। हाँ, मैं श्योर हो चुका था कि हाँ भाई दिख तो सब कुछ सही रहा है, लेकिन दिल नहीं मान रहा। दिल के अंदर कुछ ऐसी बात चल रही है कि शायद ये कुछ गड़बड़ है। इस कंपनी में जिस तरह के मार्केटिंग के खर्चे हो रहे हैं, जो जिनका टोटल अमाउंट है 5 करोड़ रुपए, कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसा चल रहा था जो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। एविडेंसेस सारे कंपनी के फेवर में थे, लेकिन मैं विश्वास करने के लिए तैयार कुछ ना कुछ ऐसा करके नहीं हो पा रहा था। जब ऐसी सिचुएशन होती है ना दोस्तों, तो याद है वो करमचंद जासूस जैसा ओवरकोट पहनता है, लंबा वाला, घुटने तक का ओवरकोट ब्लैक, हाथ में एक पाइप होता है उसके जिससे वो हुक्का पी रहा होता है, और एक ब्लैक गॉगल्स होते हैं, और एक हैट होती है। बस आप ना मेंटली करमचंद जासूस बन जाते हो, और जब आप मेंटली करमचंद जासूस बनते हो तब आ जाती है दिक्कत। क्यों? क्योंकि आप गलत स्टेप्स उठाना शुरू कर देते हो। पता है मैंने क्या गलत स्टेप्स उठाने शुरू करे? मैंने उन कंपनीज को फोन करना शुरू कर दिया जहां पर से ये चीजें परचेस करी गई थी। मैं उन्हें फोन करता, जैसे जो फर्स्ट था मिस्टर रुपिंदर सिंह, मैंने उन्हें फोन किया, सर बताइए मेरी इस कंपनी को क्या आपने कभी सिल्क के बैनर सप्लाई करे हैं? उन्होंने मेरा फोन काट दिया। मैंने उस सेल्स वाली कंपनी को कॉल किया जहां पर मोटर पार्ट की कंपनी थी कि सर आपने कभी क्या कैनोपी सप्लाई करे हैं? उसने फोन काट दिया। और बहुत बुरा हुआ, अगले ही दिन मैं पहुंच गया उस सेल्स वाली कंपनी में जो मोटर पार्ट की कंपनी थी। मैं वहां पर पहुंच गया और मैंने वहां पर पूछा मुझे कैनोपी चाहिए, क्या आप मुझे बेचेंगे? तो वो कंपनी का जो रिसेप्शन पे बैठे थे उन्होंने कहा सर ये तो मोटर पार्ट की कंपनी है, कैनोपी थोड़ी, ये तो मोटर पार्ट है। सर मोटर पार्ट खरीदना है तो बताओ, जिस गाड़ी का मोटर पार्ट चाहिए उस गाड़ी का मोटर पार्ट मिल जाएगा, ये कैनोपी क्या होती है? अब मैं श्योर हो चुका था कि ये 5 करोड़ का खर्चा फर्जी है, लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था जिससे प्रूव कर पाऊं कि ये फर्जी है। खैर एविडेंस भी था एक तरह से, क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी एविडेंस भी ले लिया था। मैं उन कंपनी के पास चला गया था, मैं उसको फोन कर दिया था, मैंने एकदम करमचंद जासूस वाली सारी हरकतें कर ली थी। मैंने अगले दिन कॉलर उठाया दोस्तों, मैं कॉलर उठा के ऑफिस में गया अपने मैनेजर के पास। मैनेजर से बोला सर मैंने फ्रॉड पकड़ा है, फ्रॉड। और मैंने मिर्च मसाला लगा के, तड़का वड़का लगा के अपनी पूरी एक्टिविटी अपने मैनेजर को बता दी। तुम्हें क्या लगता है बदले में मुझे क्या मिला होगा? प्रमोशन, बोनस? मुझे मिला वार्निंग लेटर। इतनी गंदी गंदी गालियां मेरे मैनेजर ने मुझे दी। मैं कैमरे में सच्ची बच्चों, तुम लोग अभी बच्चे हो इसलिए मैं बोल भी नहीं सकता। मैनेजर ने मुझे गंदी गंदी गालियां दी, बहुत गंदी गंदी गालियां दी, और दिया एक वार्निंग लेटर। जी हां, मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी। मैं ऑडिटिंग से इन्वेस्टिगेशन के मोड में चला गया था। तो जो ऑडिटर होते हैं वो इन्वेस्टिगेटर नहीं होते दोस्तों, वो वॉच डॉग होते हैं। वो सिर्फ भौंक सकते हैं, वो एक्शन नहीं ले सकते। एक्शन लेने का काम होता है ब्लड हाउंड का। तो आप लोग एक्शन नहीं ले सकते। अगर आपको कोई गड़बड़ चीज मिल रही है, आप ये नहीं कर सकते कि आप खुद इन्वेस्टिगेशन करने चले जाओ। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट योर अथॉरिटी। इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई और लोग होते हैं, आप तो सिर्फ ऑडिट करने आए हो। अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है, आप अपनी रिपोर्ट में उस चीज को बोल दो, बस। आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, आप टेस्टिंग नहीं कर सकते, आप जाके सबूत इकट्ठा करने अगर बाहर खुद पहुंच जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। यू आर जस्ट अ वॉच डॉग, यू आर नॉट अ ब्लड हाउंड। आप अगर खुद ऐसा कोई हरकत करोगे जो एक्शन का काम ले, तो ब्लड हाउंड क्या होता है? ब्लड हाउंड खून पीने लगता है। इन्वेस्टिगेटर्स क्या होते हैं? वो ऐसे ही एक्शन करते हैं कि वो कंपनी का कोई ऐसा एक्टिविटी करनी शुरू कर देते हैं जिससे कंपनी को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। आप वो नहीं कर सकते। आपका सिर्फ ये काम है
इनवॉइसेस देखो, वाउचर्स देखो, उसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो एक्सप्लेनेशन मांगो मैनेजमेंट से। तो मुझे क्या करना चाहिए था, अगर मुझे कोई गड़बड़ी दिख रही थी तो मुझे मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए था। मैं खुद जाके बाहर कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं कर सकता जिससे कि मैं इन्वेस्टिगेशन मोड में आ जाऊं। देखो, आप जब ऑडिट कर रहे होगे तब आपके अंदर भी कुछ ऐसी भावुकताओं की वजह से, कुछ ऐसे इमोशंस होंगे जिनकी वजह से आप भी वो हैट पहन लोगे और वो करमचंद जासूस वाले अटायर में आ जाओगे। आपको ऐसा नहीं करना। आपको एक गोल्डन प्रिंसिपल याद रखना है। आपका स्कोप ऑडिट करना है, चेकिंग करना है, वेरिफिकेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। यू आर नॉट एन इन्वेस्टिगेटर। सो द गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ द स्कोप इज दैट ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। आप ब्लड हाउंड नहीं हो दोस्तों, आप वॉच डॉग हो। भौंको जितना भौंक सकते हो। भौंकने का मतलब आगाह करो लोगों को, देखो यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखो यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है। आगाह करो लोगों को, लेकिन आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जो एक्टिविटी कल को आपके अगेंस्ट चली जाए। सोचो, मैं तो वहां चला गया कैनोपी मांगने, उस जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में गया। सपोज वहां पर कोई आदमी मुझे पकड़ लेता और मुझे मार पीट देता तो, सपोज कोई पुलिस केस हो जाता तो, सपोज मैंने जिसको कॉल किया वो मेरा नंबर ट्रेस करके कंपनी में आ जाता, मुझ तक पहुंच जाता तो ऐसी कोई हरकत नहीं करनी आपको जो आपके स्कोप या आपके दायरों से बाहर हो। और मैंने ऐसी हरकत करी थी जो मेरे स्कोप या मेरे दायरों से बाहर थी। तो बहुत क्लियरली डिफाइंड है व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। मैं हूं पेज नंबर 318 पे। स्कोप ऑफ ऑडिटिंग इज डेवलपमेंट इन द लास्ट 2 decades हैज एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का स्कोप एक्सटेंड किया है। देयरफॉर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग इज गिवन बाय स्कॉलर may also be considered. According to him, auditing is a systematic examination of financial statements, records, and related operations to determine the adherence to generally accepted accounting principles, management policies of stated requirements. तो डेवलप होती गई ऑडिटिंग की जो डेफिनेशंस थी, वो ऑडिटिंग की डेफिनेशंस डेवलप होती गई। मैं आपको सीधा लेके जाता हूं उस डेफिनेशन पे जो स्कोप क्लियरली ऑडिटिंग का बताएगी और जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद करना है। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। पैराग्राफ नंबर 4 पे हूं मैं। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर, पैराग्राफ नंबर 4, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग 6.1.2, उसका पैराग्राफ नंबर 4। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर, ऑडिट नाउ ऑल्सो कवर्स कॉस्ट ऑडिट। तो ऑडिट में कॉस्ट ऑडिट भी कवर होता है, मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एक्साइज ऑडिट, वैट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट टू। टुडे ऑडिट इज नॉट कन्फाइंड टू द बिजनेस हाउसेस ओनली बट ऑल्सो टू नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब बच्चों अंडरलाइन करना, जो एक्चुअल स्टेटमेंट स्कोप बताता है हमारे ऑडिट की, हमारे ऑडिट का स्कोप क्या होता है। ऑडिटर इज इन नेचर ऑफ अ वॉच डॉग एंड अ ट्रस्टी ऑफ नेशंस फाइनेंसेस। तो नेशन के जो फाइनेंसेस हैं वो किसके हाथ में हैं, ऑडिटर के हाथ में हैं। ऑडिटर का स्कोप क्या है, वॉच डॉग बनना है ऑडिटर का स्कोप। आपका स्कोप क्या है, आपका स्कोप है वॉच डॉग बनना, भौंकना जब भी आपको कोई गलत चीज दिखे तो। इन्वेस्टिगेशन करना आपका स्कोप नहीं है। ठीक है, तो ऊपर के जो 3 पैराग्राफ्स हैं उनको काट दो क्योंकि वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, वो हमें नहीं पढ़ने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हमें इस वाली लाइन को बहुत ज्यादा अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, आगे आ जाओ। एज पर SA 200A ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द स्कोप ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी डिटरमिन्ड बाय द ऑडिटर हैविंग रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। अब देखो, कई बार क्या होता है, स्कोप जो होता है ना, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, वो आपके एंगेजमेंट लेटर में भी लिखा होता है। तो आपका स्कोप सिर्फ कन्फाइंड है एंगेजमेंट लेटर तक। जो एंगेजमेंट लेटर में लिखा है, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सिर्फ उतना करो। भावुकताओं की वजह से, इमोशंस की वजह से आप अपने स्कोप को एक्सीड कर दो तो आप कल को फंस जाओगे, आप मुश्किल में पड़ जाओगे। आपको अपने स्कोप को एक्सीड नहीं करना। एंगेजमेंट लेटर के थ्रू भी आपका स्कोप क्लियरली डिफाइन होता है। The requirement of relevant legislations and pronouncement of the Institute of Chartered Accountants of India। ठीक है, इसके बाद का पूरा पैराग्राफ आप काट दो। वो पूरा पैराग्राफ क्या बोलता है, वो पूरा पैराग्राफ बोलता है द ऑडिटर्स वर्क इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट। हमें जजमेंट का प्रयोग करना चाहिए ऑडिट करते हुए। assessing the reasonableness of judgments, estimates made by management in preparing financial statements, etc. वो सब काट दो, वो सब हमें जरूरत नहीं है। हमने मेन मुद्दे उठा लिए दोस्तों। मेन मुद्दे हमने क्या उठाए, ऑडिटर इज इन नेचर ऑफ वॉचडॉग, वॉचडॉग है ऑडिटर। ट्रस्टी ऑफ नेशंस फाइनेंस, पूरे नेशन का फाइनेंस का ट्रस्टी है ऑडिटर। एंड SA 200A कहता है कि ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी डिटरमाइंड बाय द ऑडिटर हैविंग रिगार्ड टू टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। जो भी एंगेजमेंट में टर्म्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑडिटर का स्कोप निर्धारित होगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। उसके अगला पैराग्राफ आपने काट दिया। ठीक है, अब देखो जरा, दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप समझना। ठीक है, ऑडिट किस चीज का होता है, ऑब्वियसली सर रिकॉर्ड्स का या किसी चीज का।
अगर रिकॉर्ड्स ही नहीं होंगे तो ऑडिट हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता। तो क्या रिलेशनशिप है अकाउंटिंग का और ऑडिटिंग का? क्या रिलेशनशिप है अकाउंटिंग का और ऑडिटिंग का? अकाउंट्स ऑडिट के बिना अधूरा रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अकाउंट्स हैं बने हुए, वाह बड़े अच्छे अकाउंट्स बने हुए, बहुत अच्छी बात है। विश्वास कब होगा? विश्वास तब होगा जब नीचे ऑडिटर के साइन होंगे। और ऑडिटिंग अकाउंट्स के बिना बेकार है। क्यों? क्योंकि अगर अकाउंट्स ही नहीं होंगे तो आप ऑडिट किस चीज का करोगे? तो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये एक दूसरे के साथी होते हैं, ये एक दूसरे का हाथ थामे हुए होते हैं, ऐसे हाथ पकड़े होते हैं और दोनों साथ साथ मिलकर चलते हैं। सो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। समझ में आई बात? तो आओ नया टॉपिक, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, दोनों में डिफरेंस और दोनों के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, एक चीज लिख लो दोस्तों, टेबल बनी हुई है ना, पेज नंबर 319 पे हूं मैं, टॉप पे जो टेबल बनी हुई है, अकाउंटिंग के ऊपर एक एरो डालो, उस एरो में लिखो मैनेजमेंट फंक्शन। भाई अकाउंटिंग किसका करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैनेजमेंट की। आपको वहां जाके अकाउंटिंग नहीं करनी, क्योंकि आप तो ऑडिटिंग करोगे। अगर आप खुद ही अकाउंटिंग करोगे, खुद ही ऑडिटिंग करोगे, तो प्रॉब्लम क्या होगी? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। वही जो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अगर मैं आपको टेस्ट दूं और कहूं आप खुद ही टेस्ट चेक कर लो, तो आप 20 में से 25 नंबर ले आओगे। मुझे 100% श्योरिटी है, आप बहुत होनहार बच्चे हो, मुझे पता है। 20 में से अपने आप को 25 नंबर दोगे आप? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, नॉट पॉसिबल। अकाउंटिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन, तो अकाउंटिंग के ऊपर आपने एरो लगाया और लिखा मैनेजमेंट फंक्शन, और ऑडिटिंग के ऊपर आपने एरो लगाया और लिखा ऑडिटर्स फंक्शन। ये ऑडिटर से रिलेटेड फंक्शन है। तो दो फंक्शन, अकाउंटिंग मैनेजमेंट फंक्शन, ऑडिटिंग ऑडिटर्स फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन अलग, ऑडिटर्स फंक्शन अलग। आओ देखते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है और डिफरेंस क्या है। एनालाइज द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, तो अकाउंटिंग का काम है इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना और उनको रिकॉर्ड करना अपने स्टेटमेंट्स में। ऑडिटर का क्या काम है? रिव्यू क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो क्लाइंट का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है उसको रिव्यू करना ऑडिटर का काम। सेकंड, रिकॉर्ड एंड समराइज डेटा इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आपको डेटा को रिकॉर्ड करना है और उसे समराइज करना है। ऑडिटिंग में ओब्टेन एंड इवैल्यूएट एविडेंस ऑन स्टेटमेंट एंड असर्शंस, तो रिकॉर्ड करने का किसका काम? मैनेजमेंट का। और वो रिकॉर्ड जो हुआ है वो ठीक से हुआ है या नहीं हुआ, इस पे एविडेंस पाने का किसका काम? ऑडिटर का। मैनेजमेंट का क्या काम? अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का, अकाउंट जो हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड करने का काम। ऑडिटर का क्या काम? जो रिकॉर्डिंग हुई है उसका एविडेंस निकालना, कि भाई उसका एविडेंस क्या है कि रिकॉर्डिंग इतनी हुई है, एविडेंस निकालना। तो रिकॉर्डिंग का काम और एविडेंस निकालने का काम। ठीक है सर। मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजर्शंस, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी तरह प्रिपेयर करना। एजर्शंस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही से बनाना, उसके अंदर वैल्यूएशन सही से करना, उसके अंदर रिकॉर्डिंग सही से करना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को सही से रिकॉर्ड करना, ये होती हैं अकाउंटिंग एजर्शंस, विच मींस अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करना। सो अकाउंटिंग एजर्शंस बनाना किसका काम? मैनेजमेंट का काम। उन एजर्शंस को चेक करना कि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये किसका काम? ये ऑडिटर का काम। ठीक, तो सपोज मैनेजमेंट ने एक एजर्शन बनाया, मैनेजमेंट ने एक अपना रूल बनाया कि भाई हम जब फिक्स एसेट को लाएंगे तो लाने का खर्चा कैपिटलाइज नहीं करेंगे। बताओ सही या गलत? बिल्कुल गलत। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 साफ साफ बोलता है ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट्स टू इट यूजफुल कंडीशन शुड बी कैपिटलाइज। उसके अंदर ऐड कर देते हैं हम वैल्यू में। अगर मैनेजमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है, ऐसी एजर्शन बनाई है जिसमें वो एसेट्स के लाने का खर्चा उसके कैपिटलाइजेशन से दूर रख रहा है, तो बिल्कुल गलत है। ऑडिटर का काम है इस एजर्शन को मैनेजमेंट को बताना तुमने ये गलत बनाया है। ठीक, सो प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मैनेजमेंट का काम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बनाना। और ऑडिट रिपोर्ट बनाना किसका काम? ऑडिटर का काम। डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स, तो अकाउंटिंग वाले मैनेजमेंट का क्या काम है? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनी है और ऑडिटर रिपोर्ट वो शेयर होल्डर को दो, जिन लोगों को यूज आएगा उनको दो। और ऑडिटर का क्या काम? डिलीवर ऑडिट रिपोर्ट टू द क्लाइंट, क्लाइंट को ऑडिट रिपोर्ट डिलीवर करने का काम किसका? ऑडिटर का काम, क्लाइंट को डिलीवर करना ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, अब कुछ 9 डिफरेंशिएशन और है नीचे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के। इन डिफरेंशिएशन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिमिलर जो 5 पॉइंट्स है ना उन्हीं को डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है।
मैं आपको बताता हूं गारंटी के साथ 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस वाले टॉपिक में से, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में। तो आपको बाकी के 9 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ ऊपर वाले 5 याद कर लो अच्छे से, मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। तो हम क्या करेंगे, हम काट देंगे नेक्स्ट वाली टेबल जो पेज 319 में बनी है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, वो हम काट देंगे, वो हम नहीं पढ़ेंगे और ना याद करने की जरूरत है। ठीक है, इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। लेकिन फिर भी अगर आपको वाकई एक बार रीडिंग मारनी है जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव से, अगर आपको बस एक बार सोचना है कि हाँ सर एक बार देख लें हम पढ़ के कि क्या लिखा है उसमें, पक्का पढ़ो दोस्तों, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का पढ़ो अपने जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि याद रखो तुमको ये सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ना नहीं है, कल को जाके तुम्हें ऑडिट भी करना है। सर हमें कोई क्वेरी आई इसमें से तो हम क्या करेंगे, अरे मुझे फेसबुक मैसेंजर, मेरा फेसबुक आईडी है CACSCM में निखिल गुप्ता, मेरे फेसबुक मैसेंजर पे मुझे ईमेल करो, मैसेज करो, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा तुम लोगों को। और मेरा यूट्यूब चैनल है CACSCM में निखिल गुप्ता, वहां पर मुझे अप्रोच करो, मैं तुम्हें तुरंत रिप्लाई करूंगा। तो कोई भी क्वेरी आए जस्ट कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आ जाओ अब चलते हैं ऑडिटर। सर अब तक हम वर्ड पढ़ते आ रहे हैं ऑडिट 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 ऑडिट, अब हम वर्ड पढ़ने जा रहे हैं ऑडिटर। सर ऑडिटर कौन होता है? क्या एक 12th पास ऑडिटर बन सकता है? क्या एक ग्रेजुएट ऑडिटर बन सकता है? क्या एक नॉर्मल MBA या BBA ऑडिटर बन सकता है? क्या एक साइंस का ग्रेजुएट जिसने BSc करी हुई है, MSc करी हुई है, वो ऑडिटर बन सकता है? क्या एक डॉक्टर ऑडिटर बन सकता है? क्या एक इंजीनियर ऑडिटर बन सकता है? या ऑडिटर बनने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए? सर आंसर है ऑडिटर बनने के लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ऑडिटर के दो गुण देखना, दो रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट ऑडिटर के लिए चाहिए दो हैं सबसे इंपॉर्टेंट, लिख लेना जहां पर ऑडिटर वर्ड लिखा है, दो चीजें चाहिए। नंबर 1 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोई नॉर्मल राह चलता आदमी, कोई ग्रेजुएट नॉर्मल 12th का बच्चा पास या कोई नॉर्मल आदमी, लेमैन जिसको हम बोलते हैं, वो ऑडिटर नहीं बन सकता, ऑडिटर को स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए। तो नंबर 1 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वो उसको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई ना कोई होनी चाहिए। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो हम अटेन कर रहे हैं वो क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। हम CMA हैं, हम CMA की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेके ऑडिटर बन सकते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट, सिर्फ CMA होना जरूरी नहीं है, अरे हमें कोई कंपनी अपने बोर्ड में ऑडिटर अपॉइंट करे, तब हम अपने आप को एक कॉलर उठाएंगे, ऐसे कॉलर उठा के कहेंगे हाँ जी हम इस कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर हैं। तो कॉस्ट ऑडिट करने के लिए दो रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑडिटर अपने आप को बोलने के लिए, ऑडिटर अपने आप को बोलने के लिए दो रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट नंबर 1 एडिक्वेट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, CA या CMA करा होना चाहिए आपने। दूसरा, किसी कंपनी को आपको अपॉइंट करना चाहिए अपने बोर्ड में एज देयर ऑडिटर, तो आप बन जाओगे उस कंपनी के लिए ऑडिटर। ठीक, सो ऑडिटर इज द पर्सन कंडक्टिंग द ऑडिट इज नोन एज ऑडिटर। टू बी एन ऑडिटर पर्सन शुड बी, जरा बच्चों अंडरलाइन करना, प्रोफेशनली क्वालिफाइड, वो बच्चा प्रोफेशनली क्वालिफाइड होने चाहिए, उस बच्चे में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो ऑडिटर बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अंडर द कंपनीज एक्ट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए कौन चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। जरा इसके आगे लिखो, मुझे बहुत मिसिंग लगता है यहां पर, इस फुल स्टॉप के बाद इंस्टीट्यूट को एक लाइन डालनी चाहिए थी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आपके दिल के भी करीब होनी चाहिए। लिखो जरा एक लाइन है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 ओनली अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, only a cost and management accountant is professionally qualified to conduct the audit of cost records of the company, to conduct the audit of cost records of the company. तो भाई ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट करने के एकाधिकार मिला हुआ है, मोनोपोली मिली हुई है। हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी कम थोड़ी हैं, हमको क्या एकाधिकार मिला हुआ है कि हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी का ऑडिट करें। तो हम दोनों ऑडिटर कहलाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ऑडिटर कहलाएंगे, हम भी ऑडिटर कहलाएंगे। अ सक्सेसफुल ऑडिटर मस्ट पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज। ऑडिटर में किस किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए? अब देखना, मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना, क्योंकि पूरे पूरे सेंटेंस याद नहीं करने दोस्तों, आपको सिर्फ वर्ड्स याद करने हैं। अगर आपने वर्ड याद कर लिए तो नॉलेज के बेस पे आप अपना सेंटेंस तो खुद कंस्ट्रक्ट कर लोगे। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसे अंडरलाइन करना, साउंड नॉलेज ऑफ, साउंड नॉलेज ऑफ। अब एंड में आ जाओ, एकदम सेंटेंस के एंड में, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एटसेट्रा।
तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ऑडिटर की कि उसे नॉलेज होनी चाहिए। आप कई बार सोचते होगे सर हमें आईडीटी भी पढ़ाया जाता है, डीटी भी पढ़ाया जाता है, कॉस्टिंग भी पढ़ाया जाता है, एफएम भी पढ़ाया जाता है, लॉ भी पढ़ाया जाता है, ऑडिट भी पढ़ाया जाता है, इतनी सारी चीजें सर हमें पढ़ाई जाती हैं, क्यों? क्यों ना मैं एक स्पेशलाइज्ड फील्ड ले लूं और मैं वो चीज करूं? नहीं दोस्तों, आपको ये सब चीजें पढ़ानी जरूरी हैं, क्योंकि अगर आपने पूरी चीज नहीं पढ़ी तो आपकी नॉलेज अधूरी नॉलेज रहेगी और आप किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाओगे। ऑडिट का मतलब होता है हर चीज की टेस्टिंग करना। तो फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो सिर्फ खाने के लिए नहीं जाते दोस्तों, आप रेस्टोरेंट में उसके एम्बियंस के लिए कि कितना अच्छा बना हुआ है, वेटर की सर्विस कितनी अच्छी है, क्या उसके अंदर डेकोरेशन अच्छी हुई है, क्या उसकी कटलरी अच्छी है, क्या उसका डेस्क अच्छा है, क्या उसकी सर्विस अच्छी, आप बहुत सारी चीजें देखते हो। सिमिलरली जब आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हो तो आप सिर्फ कंपनीज एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट नहीं देखते, वो कंपनी जितने भी लॉज से डील करती है ना, और इंडिया में तो इतने सारे स्टैट्यूटरी लॉज हैं, वो कंपनी जिस भी लॉ से डील करती है आप वो सारे के सारे लॉज देखते हो। इसीलिए इट इज रिक्वायर्ड, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी ऑफ अ ऑडिटर शुड बी दैट ही शुड हैव अ साउंड नॉलेज, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ऑफ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एटसेट्रा। नंबर 2, पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहा, वही बोलूंगा, जिन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और याद करना है अंडरलाइन करो जरा। एन ऑडिटर मस्ट पोजेस इंटेग्रिटी एंड बी ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट। 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, अंडरलाइन कर लो। ये 3 क्वालिटीज बच्चों आप में होनी बहुत जरूरी है अगर आप ऑडिटर हो। इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्ट, आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। देखो मैं जब ऑडिट करता था ना, मैं तुम्हें अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं, तब कई बार लालच देती थी कंपनीज, तो मैंने कई बार एडिडास का, सपोज आप एडिडास या कोई शू मेकर का ऑडिट कर रहे हो, तो कंपनी पता है आपको आके क्या बोलेगा, मैनेजमेंट आके बोलेगा सर हम आपको 1 लाख रुपए का वाउचर देते हैं जो हमारे ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टोर में एनकैश हो सकता है, बस प्लीज ये जो रिपोर्ट में आपने क्वालिफिकेशन लिखी है, जो गलत बात लिखी है ना, इसे हटा दो। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास जहां आप घपला करोगे, करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। मैं क्या बताऊं, मेरे रियल लाइफ एग्जांपल में तो वर्ल्ड टूर तक के ऑफर्स आते हैं। मैनेजमेंट कहता है हम आपका वर्ल्ड टूर स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं, ये ऑडिट क्वालिफिकेशन प्लीज छोड़ दो। इस तरह के ऑफर्स आते हैं, आप ललचा जाओगे। बट एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने प्रोफेशन के साथ धोखा किया, शॉर्ट टर्म में तो बड़ा मजा आएगा, शॉर्ट टर्म में तो आप सोचोगे अरे वाह मुझे वर्ल्ड टूर करने को मिला फ्री में, स्पोर्ट्स एपरल्स जो इतने महंगे आते हैं वो मैंने फ्री में खरीदे। शॉर्ट टर्म में तो आप जरूर सोचोगे कि हाँ भाई कुछ तो मेरे को बेनिफिट मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब प्रोफेशन वापस आपको थप्पड़ मारेगा तो उस थप्पड़ की गूंज आप सह नहीं पाओगे। राजू महालिंगम जो सत्यम के सीएमडी हैं, अब तक उन पे केस चल रहा है। पीडब्ल्यूसी जो उनके ऑडिटर्स थे, अब तक उन पे केस चल रहा है। पिछले साल ही उनका एक छोटे से एस्पेक्ट पे एक रूलिंग आई है जहां पर 2 साल तक पीडब्ल्यूसी को बैन कर दिया गया है फ्रॉम डूइंग ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनीज। आर्थर एंडरसन, दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट कंपनी को 15 दिन का टाइम दिया गया था जब वो ऑडिट के फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। 15 दिन के अंदर अंदर अपने वर्ल्ड में सारी ऑफिसेस को बंद कर दो और चले जाओ, तो आज के बाद तुम ऑडिट नहीं करोगे। 15 दिन के अंदर अंदर। लॉन्ग टर्म में अगर आपने अपनी इंटेग्रिटी को मारा, अगर अपने ईमान को मारा कॉस्ट ऑडिट करते हुए या कोई भी ऑडिट करते हुए, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो बड़ा मजा आएगा, शॉर्ट टर्म में तो अरे वाह सर मजा आ गया शॉर्ट टर्म में तो, बट लॉन्ग टर्म में इट विल हैव अ बैड इंपैक्ट। सो फर्स्ट एलिमेंट इज इंटेग्रिटी, सेकेंड एलिमेंट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आप जब सोचो तो ऑब्जेक्टिवली सोचो, वेगली मत सोचो। ऑब्जेक्टिवली सोचने का मतलब है जो सही है आप उसको सही तरह से सोचो, जो गलत है आप उसको सही गलत तरह से सोचो, और आप सही गलत का डिफरेंशिएट करके आप उसको एडिक्वेटली रिपोर्ट करो। दिस इज क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। एंड थर्ड, इंडिपेंडेंस। इस पे तो मैं डिटेल में चर्चा कर चुका हूं, डिटेल में बता चुका हूं इंडिपेंडेंस क्या होती है। माइंड पे कोई प्रेशर नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरह का बोझ नहीं रहना चाहिए जब आप ऑडिटिंग कर रहे हो। दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे। अगेन मैं वही वर्ड्स बोल रहा हूं जो वर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं और जो याद करने हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, नॉलेज ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ गवर्निंग द ऑडिटी एंटरप्राइज। तो भाई आपको जो अगली चीज आनी चाहिए वो आनी चाहिए वो सारे लॉज, जनरल लॉज जो ऑडिटी कंपनी पे लगेंगे। तो देखो कंपनीज एक्ट हर कंपनी पे लगता है, इनकम टैक्स एक्ट हर कंपनी पे लगता है, पीएफ एक्ट
सब कंपनीज पे नहीं लगता, कुछ थ्रेशोल्ड होती है 15 या 20 एम्प्लॉइज की और कुछ वेज का थ्रेशोल्ड होता है उन कंपनीज पे लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो जनरल स्टैच्यूट या जो जनरल प्रिंसिपल्स जो पर्टिकुलर कंपनी पे लगेंगे वो आपको पता होने चाहिए। अब जरा मुझे आप बता दो, क्या बैंक्स पे कंपनीज एक्ट लगता है या बैंक का कोई स्पेशल एक्ट है? सर बैंक का एक स्पेशल एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो बिल्कुल अलग होता है, वो कंपनीज एक्ट की तरह नहीं है। तो जब आप किसी बैंक का ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। सपोज आप किसी एनबीएफसी, फुल फॉर्म सुनना एनबीएफसी का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, सपोज आप किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का ऑडिट करने जा रहे हो तो उसके जो रेलेवेंट प्रिंसिपल्स हैं जो आरबीआई ने इशू करे हैं, आरबीआई गवर्न करता है एनबीएफसी को, वो आपको पता होने चाहिए। सो डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे हो, तो सपोज आप पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करने जा रहे हो, पार्टनरशिप एक्ट पता होना चाहिए आपको। सपोज आप एलएलपी का ऑडिट करने जा रहे हो, सर एलएलपी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी का ऑडिट करने जा रहे हो, आपको एलएलपी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन आपकी ऑडिटी क्या है, ऑडिटी कंपनी क्या है, आपको अपना ऑडिट करना पड़ेगा और नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी उस कंपनी के बारे में। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द स्पेशल फीचर्स। तो फोर्थ में मैं जो वर्ड्स अंडरलाइन करने के लिए आपको बोल रहा हूं वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेशल फीचर्स विच आर पिक्यूलियर टू अ पर्टिकुलर बिजनेस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्पेशल फीचर्स विच आर पिक्यूलियर टू अ पर्टिकुलर बिजनेस। तो अब बताओ बच्चों, पता है क्या होता है? कुछ कुछ बिजनेस की अकाउंटिंग ना उनकी स्पेशल फीचर्स के बेसिस पे अलग होती है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, माइनिंग, माइनिंग इंडस्ट्री पता है क्या होती है? बड़े बड़े पहाड़ों को खोदा जाता है, खोदने के बाद वहां से मिट्टी निकाली जाती है, मिट्टी को धो के साफ करके डायमंड्स निकाले जाते हैं, कॉपर निकाला जाता है, स्टील निकाला जाता है और वेरियस प्रेशियस मेटल्स निकाले जाते हैं। बड़ी टिपिकल इंडस्ट्री है दोस्तों। कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ल्ड में इस इंडस्ट्री के लिए एक अलग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना पड़ा, इतनी टिपिकल इंडस्ट्री है। इसकी जो रेशियोज निकलती हैं, इनकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, इसकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, बिल्कुल अलग होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग, बुक्स बनाने के तरीके अलग, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के तरीके अलग, खर्चे बुक्स में बुक करने के लिए तरीके अलग, सब चीजें बिल्कुल अलग। तो सपोज आप माइनिंग कंपनी में पहुंच गए, उसके सीएफओ के आगे बैठे हो, सीएफओ ने आपसे पूछा कि बताओ भाई रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्या प्रिंसिपल होता है। आपने जनरल बात कर दी, और गुड्स को सर रिस्क एंड रिवॉर्ड जब ट्रांसफर होते हैं या गुड्स जब पूरे फिजिकली ट्रांसफर हो जाते हैं तब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है। सीएफओ आपको बोलेगा प्लीज खड़े हो जाइए, दरवाजा वहां है, थैंक यू। क्यों? क्योंकि सीएफओ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप माइनिंग इंडस्ट्री में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होता है उसे ये बताएं। जनरल गुड्स एंड सर्विसेज में कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है ये तो सीएफओ को भी पता है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द स्पेशल फीचर्स विच आर पिक्यूलियर टू अ पर्टिकुलर बिजनेस। देन फिफ्थ, अब देखो फिफ्थ में जो सेकंड लाइन है उसके बस मैं 3 वर्ड्स आपको अंडरलाइन करवा रहा हूं, बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज। बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज समझना जरा बात। देखो दोस्तों, नॉलेज एक जगह होती है और एक जगह होता है बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज। बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज में क्या आता है? कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी। आप जिस तरह से कम्युनिकेट करते हो अपने ऑडिटी से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप हम्बल हो? कहीं आप गुरूर में तो नहीं हो, अरे मैं तो ऑडिटर हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो गाली गलौज करके आ सकता हूं क्लाइंट पे, प्लेस पे, ये है? या आप रिस्पेक्टफुली बात करते हो? अगर आप रिस्पेक्टफुली बात करोगे तो ये एक अच्छे ऑडिटर का सबूत होता है। अगर आपने ऑडिटी के साथ बदतमीजी करी, आपको पता है वो बंदा मजबूर है, उसको मानना पड़ेगा जो आप बात करते हो। अगर आपको ये बात लग रहा है और अगर आपको पता है ऐसी बात है तो वो आदमी कभी भी आपको कोऑपरेट नहीं करेगा। अगर वो आपको कोऑपरेट नहीं करेगा आपका व्यू कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज एक ऑडिटर में होनी बहुत जरूरी है। बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज जैसे रिस्पेक्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ह्यूमिलिटी, हम्बल होना चाहिए आपको, आपको पोलाइटली बोलना। ठीक है आप ऑडिटर हो, ठीक है आपने सीएम में क्लियर किया है, फाइनल में आपकी रैंक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीएम में इंटर निकल गया था, आपको कैंपस में बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट मिली थी, आप अपनी कॉस्ट प्रैक्टिस करते हो, कॉस्ट अकाउंटेंसी की जो मल्टी करोड़ का आपका टर्नओवर है, आप बहुत बड़े आदमी हो, माना। फिर भी रिस्पेक्ट इज अ बेसिक थिंग which every auditee deserves. An auditor should have respect. Auditor should have humility. Auditor should have the basic understanding of nature of human beings, because auditing is all about understanding human behavior and interacting with human beings. तो basic human qualities होना जरूरी। सिक्स्थ पार्ट में ना
पूरी की पूरी लाइन का निचोड़ मैं एक शब्द में तुम्हें बता देता हूं दोस्तों। फर्स्ट लाइन का जो फोर्थ लास्ट वर्ड है, ऑनेस्ट, बस। द ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी से काम करो। अगर ऑडिटर ऑनेस्ट है तो ही वो सक्सेसफुल ऑडिटर बन पाएगा, अदरवाइज वो सक्सेसफुल ऑडिटर नहीं बन पाएगा। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहा भी जाता है, बस वही बात, ऑनेस्ट। तो बताओ जरा क्वालिटी क्या हो गई ऑडिटर की, क्विकली फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। क्वालिटी नंबर 1, नॉलेज होना चाहिए। भाई नॉलेज किन किन चीजों का होना चाहिए? वेरियस डिसिप्लिन का होना चाहिए सर, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, तीनों की नॉलेज होनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 2 सर, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंटेग्रिटी मतलब आप ऑनेस्ट हो, आप सच्चे आदमी हो, ट्रुथफुल हो, आप ये क्वालिटीज ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब सही गलत को परखने का क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए और सही चीज को चूज करने का और हिम्मत होनी चाहिए कि आप गलत चीज को रिपोर्ट कर सको। नंबर 3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई प्रेशर आपके दिमाग पे ना हो जब आप डिसीजन ले रहे हो। नंबर 4 नॉलेज होना चाहिए जनरल प्रिंसिपल्स का, जो एक्ट्स उस कंपनी पे लगते हैं उन सब का। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए स्पेशल फीचर का, अगर वो इंडस्ट्री कोई स्पेशल फीचर मांगती है, कुछ डिफरेंट करती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे रिस्पेक्ट, जैसे सच्चाई, वो बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑनेस्ट होने चाहिए, भाई आप सच्चे ईमानदार आदमी होने चाहिए। ये है पॉइंट नंबर 6। फिर अब आ गया मेरा फेवरेट टॉपिक, जिसके लिए अभी मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी सुनाई थी। भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। मैंने अभी आपको पूरी की पूरी कहानी सुनाई। स्कोप क्या है आपका? आपका स्कोप है ऑडिट। मित्रों याद रखना, दोस्तों याद रखना, आपका स्कोप क्या है? आपका स्कोप है ऑडिट। आपका स्कोप इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। आपने, मुझे पता है बहुत ज्यादा शेरलॉक होम्स की आपने नॉवेल्स पढ़े हैं और बहुत पसंद था आपको शेरलॉक होम्स के नॉवल पढ़ना, और करमचंद जासूस आपने टीवी पे बहुत देखा है, मुझे पता है। यू लव बीइंग सीआईडी, आप दया और सीआईडी के कैरेक्टर से बहुत प्रभावित हो, लेकिन ऑडिट में आपका स्कोप वो नहीं है। ऑडिट में आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। आओ देखते हैं ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क होता है। मीनिंग, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस अंडरलाइंग द अकाउंटिंग और अदर डेटा इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस। अब जरा कुछ स्पेशल वर्ड्स अंडरलाइन करना। टू असर्टेन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। और इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब? एन इन्वेस्टिगेशन में बी डिफाइंड एज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विद अ व्यू टू असर्टेन एनी फैक्ट फॉर सम स्पेशल पर्पस। तो ऑडिट का क्या मतलब? ऑडिट का मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू देना। ऑब्जेक्टिव ऑडिट का क्या होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू देना ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनी है नहीं बनी, इसका पूरा डिटेल देना। दिस इज नोन एज ऑडिट। इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब? इन्वेस्टिगेशन का मतलब एनालाइज करना किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल आपके घर में हो गई चोरी, चोरी का इन्वेस्टिगेशन करना, ये जानना कि चोरी किसने करी और माल कहां दबा हुआ है, यह स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई एग्जामिनेशन करना। और ऑडिट का क्या मतलब होता है? ऑडिट का मतलब जनरल पर्पस। जनरल पर्पस माने सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है, बस ये बता दो। तो ऑडिट का एनालिसिस होता है जनरल पर्पस, और ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है जनरल पर्पस, और इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्पेशल पर्पस या पर्टिकुलर फैक्ट को असर्टेन करना। ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव में बस 2 वर्ड अंडरलाइन करना दोस्तों ऑडिट के, ट्रुथ एंड फेयरनेस। तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है सच्चाई और ठीक ठाक है। और हाँ, हम ये वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल तुमने अच्छा याद दिलाया मुझे। ट्रूथ एंड फेयरनेस के बारे में मुझे तुम्हें डिटेल में बताना है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, हम चैप्टर के उस पार्ट में आएंगे जहां ट्रू एंड फेयर का हम डिटेल में मतलब समझेंगे। जरा यहां पर अंडरलाइन करो, ट्रूथ एंड फेयरनेस होता है ऑब्जेक्टिव ऑडिट का, और इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट हैज अ स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस होता है इन्वेस्टिगेशन का ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव स्पेशल पर्पस। ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है? ऑडिट प्रोसीजर करते हुए हम जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कुछ ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ने भी कुछ ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, हम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ये होता है ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट का। और इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रोसीजर नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन में एक्सटेंडेड प्रोसीजर होता है। इन्वेस्टिगेशन में आप किसी भी हद तक जा सकते हो उस फैक्ट को फाइंड करने के लिए जिस फैक्ट को आपको फाइंड करना है। ठीक है सर। नेक्स्ट एविडेंस। एविडेंस किस तरह का एनालाइज होता है? एन ऑडिटर विल एवेल्युएट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन परसुएसिव एविडेंस। तो जो ऑडिटर एविडेंस कलेक्ट करता है ना, वो परसुएसिव होते हैं, मतलब वो आपको परसुएड कर रहे हैं कि हाँ सच बात को देखो और मान लो, परसुएड कर रहे हैं, लेकिन आप 100% कंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल
वही बैंक का एग्जांपल लेता हूं भाई दोस्तों, बैंक में 5 करोड़ रुपए है, कंपनी कह रही है, मैंने कहा अच्छा दिखा दो जरा, कंपनी के सीएफओ ने आपको बैंक की स्टेटमेंट लाके दे दी, देखो। अब जब तक एक्सटर्नल एविडेंस आप नहीं लोगे तब तक आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ ये 5 करोड़ रुपए का ही बैलेंस है। अब प्रॉब्लम ये है, आप हर बैलेंस के लिए तो एक्सटर्नल लोगों के पास नहीं भागते फिरोगे ना, कुछ के लिए आप तो आपको इंटरनल एविडेंस पे भी रिलाय करना पड़ेगा ना। तो ऑडिट में हम जितनी भी चीजें करते हैं ना, वो कंक्लूसिव नहीं होती, वो सिर्फ परसुएसिव होती हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का तो मकसद ही होता है कंक्लूड करना। अगर इन्वेस्टिगेशन का मकसद होता है कंक्लूड करना, तो इन्वेस्टिगेशन में जितने भी एविडेंस मिलते हैं वो सारे के सारे एविडेंस कंक्लूसिव होते हैं। वो इन्वेस्टिगेटर्स तो बैंक अकाउंट तक पहुंच जाते हैं, बैंक मैनेजर तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं मुझे मेरे सामने दिखाओ बैंक में बैलेंस कितना है। इतना तक इन्वेस्टिगेटर्स के पास पावर होती है, जो ऑडिटर्स के पास नहीं होती भाई। ऑडिटर्स कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आपके सामने ला सकते, वो परसुएसिव एविडेंस तो ला सकते हैं। अप्रोच क्या होती है? ऑडिटर की अप्रोच होती है स्केप्टिकल। देखना, वर्ड अंडरलाइन करना, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल वर्ड अंडरलाइन किया। इस वर्ड को जरा डिफाइन करना, पॉजिटिव माइंडसेट। स्केप्टिकल का क्या मतलब? पॉजिटिव माइंडसेट। और इन्वेस्टिगेशन में वर्ड अंडरलाइन करना, सस्पिशन। सस्पिशन वर्ड को जरा डिफाइन करना, नेगेटिव माइंडसेट। ऑडिटर का माइंडसेट कैसा होता है? स्केप्टिकल माइंडसेट होता है। इन्वेस्टिगेटर का माइंडसेट कैसा होता है? सस्पिशन का, सस्पिशियस माइंडसेट होता है। सस्पिशियस मतलब नेगेटिव माइंडसेट और स्केप्टिकल मतलब पॉजिटिव माइंडसेट। मतलब समझ लेना, मतलब क्या? ऑडिटर जब अपना ऑडिट शुरू करता है तो वो इस प्रिजम्पशन से शुरू करता है कि सब चीजें ठीक है, मुझे बस चेक करना है। सब चीजें ठीक हैं, मुझे बस चेक करना है। ऑडिटर इस प्रिजम्पशन से अपना ऑडिट शुरू करता है। इन्वेस्टिगेटर इस प्रिजम्पशन से अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि सब चीजें गलत हैं, पक्का ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो गलत है, मेरे पास एविडेंस है कि जो चीजें हो रही हैं वो गलत है, मुझे जानना है कि गलती किस एक्सटेंट तक हुई है और गलती के पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। यस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। ऑडिट का कैसा माइंडसेट है? स्केप्टिकल माइंडसेट। स्केप्टिकल माइंडसेट मतलब पॉजिटिव ऑडिट का माइंडसेट है। पॉजिटिव माइंडसेट मतलब वो लोग सिर्फ चेकिंग करने के लिए आ रहे हैं। ऑडिटर एक चेकिंग करने के लिए आता है, चेक तो करूं मैं कि क्या मेरा अकाउंट सही है। हाँ, अकाउंट तो सही है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। इसे कहते हैं स्केप्टिकल माइंडसेट या पॉजिटिव माइंडसेट। सस्पिशियस माइंडसेट होता है जहां पर आप चेकिंग करने नहीं आ रहे, आप तो इस प्रिजम्पशन से आ रहे हो ये अकाउंट्स गलत हैं और आप गलती को पकड़ने आ रहे हो। तो दोनों के अप्रोच में डिफरेंस। तभी तुमने देखा है सीआईडी या पुलिस वाले कब पहुंचते हैं? वो तब पहुंचते हैं जब वारदात हो चुकी होती है, जब कुछ गड़बड़ी हो चुकी होती है, तब इन्वेस्टिगेशन वाले पहुंचते हैं। जबकि ऑडिटर तो हर साल पहुंच जाते हैं जस्ट एक वेरिफिकेशन करने के लिए कि हाँ भाई सब चीजें जो हो रही हैं वो सही हो रही हैं। तो अगर मैं शॉर्टकट भाषा में, लेमैन टर्म्स में बोलूं, ऑडिटर का काम जहां खत्म होता है, इन्वेस्टिगेटर का काम वहां शुरू होता है। समझे? ऑडिटर का काम जहां खत्म होता है, इन्वेस्टिगेटर का काम वहां शुरू होता है। और आप क्या हो? ऑडिटर या इन्वेस्टिगेटर? सर ऑडिटर। सर हमारा मन है हम इन्वेस्टिगेटर बन जाएं। सर इन्वेस्टिगेटर कैसे बन सकते हैं? नालायक, पहले सीएमए क्लियर करो, सीएमए का प्रॉपर्ली ऑडिट करो, फिर इन्वेस्टिगेटर बनने की सोचना। तो मैं बता दूंगा इन्वेस्टिगेटर कैसे बनना है, बट पहले ऑडिटर बनो। ऑडिटर का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। ठीक है सर, पढ़ाई करते हैं। पीरियोडिसिटी क्या होती है? ऑडिटिंग इज अ रूटीन एक्सरसाइज। ऑडिटिंग हर साल होती है, रिपीट होती है, पीरियोडिकल एक्टिविटी है। जबकि इन्वेस्टिगेशन इज स्टार्ट्स विद इन्वेस्टिगेशन में स्प्रेड ओवर अ गैप ऑफ पीरियड लॉन्गर देन 1 ईयर। तो इन्वेस्टिगेशन रेयर सिचुएशन में होती है, नॉन रूटीन होती है। तो इन्वेस्टिगेशन के नीचे लिखना नॉन रूटीन एक्सरसाइज। तो ऑडिट इज अ रूटीन एक्सरसाइज, मतलब ऑडिट तो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कॉन्टिन्यूसली नहीं चलता रहता। इन्वेस्टिगेशन इज अ नॉन रूटीन एक्सरसाइज, वो रेगुलरली नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन नॉन रूटीन होता है। तो जरा लिखो नॉन रूटीन एक्सरसाइज। नॉन रूटीन एक्सरसाइज। तो ऑडिट इज अ रूटीन एक्सरसाइज, इन्वेस्टिगेशन इज अ नॉन रूटीन एक्सरसाइज। ठीक है सर,
बात समझ में आ गई? ठीक है भाई बच्चों, बात समझ में आ गई। तो आज की हम वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। चैप्टर का एक बहुत बड़ा पोर्शन हमने कवर कर लिया है। आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट का बेसिक्स पढ़ा और बहुत सारी चीजें पढ़ी। सर ये बताइए, ये जो चैप्टर हमने आज तक कवर किया है कितने मार्क्स एग्जाम में आता है? बच्चों इसमें से 5 से 6 नंबर का पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा, इन सब कंसेप्ट में जो हमने अब तक पढ़े हैं। ठीक है, बाकी का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और तब तक ऑल द वे।